अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा, हुक में हमारे पास जो है ना, बस 2-3 हुक हैं, जैसे कि यूज मेमो है, यूज कॉल बैक है, यूज रेफ तो मैंने आपको बता दिया है ना, बस ये 2 ही हैं, तो ये देख लेंगे आराम से लास्ट में। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं रिडक्स। अच्छा, ज़रूरी चीज़ नहीं है ये, ना हैकाथॉन में इसकी कोई रिक्वायरमेंट है, ना सिलेबस में। ठीक है, बस एक चीज़ है एक्स्ट्रा कि थोड़ा सा अगर इसका फ्लेवर मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा, कि भाई कभी ज़रूरत पड़ जाए तो आपको आइडिया हो जाए, तो इस हिसाब से ही इसको समझेंगे, मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं। ठीक है, तो किस काम आता है ये भाई? जैसे कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई आपको समझ में आई कि भाई हमारे पास काफ़ी सारे कंपोनेंट से एक पूरा ट्री स्ट्रक्चर बना हुआ है, और सबसे अपर लेवल वाले कंपोनेंट से कोई वैल्यू या कोई डेटा पास करना है सबसे लोअर लेवल पे, तो मुश्किल था। ठीक है, तो हम प्रॉप टू प्रॉप करते करते ना बहुत ज़्यादा लंबी हमें करनी पड़ती थी। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ की। ठीक है, या फिर हमने सबसे मतलब अपर लेवल पे लगा दिया, मतलब ऐप लेवल पे जो ऐप का हमारा कंपोनेंट होता है, तो फिर तो हम किसी भी पेज से किसी भी पेज में डेटा को मूव करवा सकते हैं। कैसे करवा रहे थे हम डेटा को मूव? कि भाई अगर हम होम पे खड़े हुए हैं और हमें अबाउट पे डेटा भेजना है, होम का पेज सेपरेट है, अबाउट का पेज सेपरेट है। अब हमें होम में हमारे पास कोई डेटा है जो कि हमें अबाउट वाले में भेजना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई की हेल्प लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट हमने लगाया हुआ है ऐप में, और ये दोनों किसके अंदर आ रहे हैं? ऐप के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो होम से हम डेटा भेज देते हैं किसको? ऐप को। ठीक है, और ऐप से हम ले लेते हैं अबाउट में। तो इस तरह से ही पूरा चल रहा है, ऐसा ही है। तो ये जरूरत पड़ती है इस चीज की ना, तो रिडक्स जो है ना वो बिल्कुल इसी चीज के लिए ही है हमारे पास, और ये थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमारे पास डेटा है, जिसमें एपीआई कॉल्स और ये सब चीज़ें भी हैं, तो उसके लिए रिडक्स जो है हम यूज़ कर लेते हैं। अभी जैसे कि आजकल एक वर्किंग में कर रहा हूँ जिसमें एंगुलर और रिएक्ट की ऐप जो है ना वो एक साथ यूज़ हो रही है। ठीक है, मतलब एक ही एप्लीकेशन में एंगुलर भी है, चल रही है, और रिएक्ट भी चल रही है। अब उसमें क्यूरी आई हमारे पास कि भाई अब हमें रिएक्ट से एंगुलर को डेटा देना है और एंगुलर से रिएक्ट को देना है, तो कैसे दें? ठीक है, तो अब लोकल स्टोरेज, ये तो खैर जुगाड़ समझ में नहीं आता ना इतना कि भाई लोकल स्टोरेज से दिया वहां जाके ले लिया, नहीं। तो उसके लिए भी हमने डिसाइड किया कि हम बीच में रिडक्स को डाल देते हैं। ठीक है, रिडक्स जो है दोनों के बीच में बैठ जाएगा, इससे डेटा लेके इसको देगा, उससे लेके इसको दे देगा। ठीक है, तो एक तरह की ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट है, ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। ठीक है, तो फिर इसको हर फ्रेमवर्क के साथ आप यूज कर सकते हैं, रिएक्ट के साथ, व्यू के साथ, एंगुलर के साथ, रिएक्ट नेटिव के साथ, सब पे ये सपोर्ट दे रहा है ना अपनी। ठीक है, तो जैसे कि रिएक्ट के लिए इसने एक लाइब्रेरी बनाई हुई है रिएक्ट रिडक्स के नाम से, सेम यही चीज। ठीक है, ये क्या, ये हेल्प करता है रिडक्स को रिएक्ट के साथ चलाने में। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है ये, कि जिससे हम इसको रिएक्ट के साथ यूज़ करें। तो ये हम यूज़ करते हैं रिडक्स के लिए। हमें इंस्टॉल करनी होंगी कुछ चीज़ें जिसमें रिएक्ट रिडक्स और रिडक्स 2 पैकेज होंगे, बस ज़्यादा नहीं। ठीक है, वैसे तो एक ही से अब हो रहा है सब काम, रिडक्स कर ही नहीं रहे क्योंकि इसी में डाल दिया होगा ना उसने अब। तो अगर हम इसी को ही इंस्टॉल करें, yarn add react redux प्रोजेक्ट खोलते हैं। कौन सा हम करें? हमारा SMIT शेयर में कुछ ऐसा काम हो रहा है जिसके लिए रिडक्स लगा दें, जरूरत है। लगा सकते हैं, चलो देखते हैं। ठीक है, तो अच्छा, इसमें आपने कुछ काम किया किसी ने? ईमेल्स तो आई भी थी कि भाई खूब पीआर बनी है आपके इस पे।
हैं भाई क्या क्या इसमें आ गया है। तो 6 PR बनी है भाई, ज़बरदस्त। अली रजा ने क्या कर दिया कि अच्छा असाइन जो किया था ना मैंने, कॉन्फ्लिक्ट आ गया। लेकिन देखो एम्प्टी फाइल डाउनलोड एरर सॉल्व, ठीक है भाई, कॉन्फ्लिक्ट आ गया है 2 फाइल्स के अंदर, एक यार्न लॉक में। अच्छा यार्न लॉक में बहुत कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। यार्न लॉक को जो है ना गेट इग्नोर में डाल देते हैं, यार्न लॉक को भेजो ही नहीं, वैसे आना नहीं चाहिए यार। ये इस वजह से भी आता है क्योंकि अब एक पैकेज दोनों लोगों ने सॉल्व कर दिया है इस तरह। यार्न के अंदर ये जो चीजें होती हैं लॉक के अंदर कि भाई एक तो हमने पैकेज इंस्टॉल किया है, फिर वो पैकेज कौन कौन से पैकेज को यूज कर रहा है, वो सारी डिटेल इसके अंदर मौजूद होती है। तो इसमें आप देखें अगर हम, तो देखें यहाँ पे क्या हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट आया है कि दोनों ने सेम लाइन में काम कर दिया, इसने और किसी और ने। तो यहाँ पे तो लिंक इंपोर्ट हो रहा है, मतलब दोनों को रख लेना चाहिए हमें, ऐसा ही। वो आइकन वगैरह ऊपर इंपोर्ट की। हाँ आइकन MD डार्क मोड है ऊपर, हाँ लाइट भी है और डार्क भी है, यूज थीम है, यूज थीम भी है। तो हम जो है ना इसको हटा देते हैं, ठीक है। ओहो हो यहाँ पे भी बंद आ गया है। तो किस वाले को रखें, टॉगल थीम दोनों पे हो रहा है। और यहाँ पे क्या किया है कि नीचे वाला रखना चाहिए ना, क्योंकि इसने डार्क टेक्स्ट का वो दिया है क्लास। तो हटा दें ऊपर वाले को, ठीक है। कुछ बंद तो नहीं मारा, सही है सब, चलो जी। वैसे यहाँ करते नहीं है, गिटहब पे बड़ा मुश्किल है कॉन्फ़िग रिजॉल्व करना, लेकिन कर दिया हमने फिर भी। किसमें पता नहीं चल रहा होता ना, कोई कॉमा मिस कर दिया, कोई ब्रैकेट मिस कर दिया, नज़र नहीं आ रहा, फॉर्मेटेड नहीं है ना सही। तो खैर हमने फिर भी कर दिया इसको। ये क्या बोल रहा है भाई, अच्छा हमने जो हटा दी थी पूरी, हाँ चलो खैर है, मेन हटा देते हैं। चलो भाई इसका वाला रख लो जो भी है। क्या है भाई, ये आ गया। सब पे आएगा कन्फ्लिक्ट अब ना, मुझे लग रहा है जितने भी PR है। तो चलो पहले ये वाली मर्ज मार देते हैं ताकि दूसरे पे ना आए, ठीक है। अच्छा उर्दू लैंग्वेज ऐड कर दी भाई, चलो इस पे तो नहीं आ रहा, शुक्र है आ गया भाई आ गया। कॉन्फ्लिक्ट्स इसी वजह से आ रहे हैं कि किसी को पता नहीं है कि कौन किस पे काम कर रहा है, सब लगे हुए फाइल्स के अंदर। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक ही जगह पे आया कॉन्फ्लिक्ट, और वो कॉन्फ्लिक्ट आया है यहाँ पर, किस पे, डाउनलोड ऑल पे, क्योंकि डाउनलोड ऑल पे उस बंदे ने भी काम किया अली रजा ने, और यहाँ पे इन्होंने भी कुछ ना कुछ कर दिया। तो किसका, दोनों ने मतलब वो इशू सॉल्व कर दिया मेरे ख्याल से। वो ट्रांसलेशन लगाइए ना। अच्छा वो यहीं पर ही इसके बराबर में लगा दी, ठीक है। तो ट्रांसलेशन का आइकन कौन सा है, ट्रांसलेशन देखिए, डाउनलोड ऑल लिखा हुआ है। डाउनलोड ऑल ये रहा, हाँ ये देखिए, ये ट्रांसलेशन है। ओह सही। लेकिन ये इसने भी तो करा है ना कुछ, डाउनलोड ऑल कहाँ लिखा था, यहाँ लिखा था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से उठाते हैं। देखिए ऐसा वैसे ना होना नहीं चाहिए था, अगर ये बिल्कुल मैनेज करके हम चीज़ों को चल रहे होते ना, तो एक टाइम में 2 काम नहीं होते। अब डाउनलोड के बटन में ही सारा चेंज आया, जिसमें उसने वही वो लगाई कंडीशन कि भाई फाइल 0 हो तो डाउनलोड ना हो, ठीक है। और उसी में ट्रांसलेशन भी डली हुई। अब दोनों का कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, कि भाई ना हमें इसका रखना है ना इसका, दोनों का रखेंगे तो भी मसला है। हम बोलेंगे दोनों का रख लो तो 2 डाउनलोड बटन आ जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, नीचे वाला रखते हैं और इसको ट्रांसलेशन को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ले आते हैं। क्या ख्याल है,
इसको यहाँ से कॉपी किया, इस ऊपर वाले को पूरे को हमने हटा दिया, ठीक है, और इसको ले आए यहाँ पे और इसको हमने हटा दिया, ठीक है। इस तरह से देखिए फॉर्मेटिंग नहीं हुई, इसका भी मसला आ सकता है, लेकिन अभी हम जो है ना इसको अच्छा सा करके क्लोन करके फॉर्मेट करके पुश कर देते हैं दोबारा से, ठीक है भाई। और ये वाली भी हो गई मर्ज, ठीक है भाई। और कौन है भाई? मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस इश्यूज एंड इम्प्लीमेंटिंग डार्क मोड अक्रॉस अदर पेजेस, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट के बगैर तो काम ही नहीं कर रहे हैं माशाल्लाह से आप लोग यार। देखो दोनों ने काम करा है सेम, इस बंदे ने भी यही किया है, बंदे ने भी यही किया है, ऐसा क्या, ये क्यों? अच्छा जी, अच्छा उर्दू, ये क्या कोई वो डाला है, अच्छा स्विचर डाला है, ऊपर है नहीं है, नीचे वाला रखना है, नहीं रजिस्टर मसला कर जाएगा ना, इसमें रजिस्टर सही है, बल्कि ट्रांसलेशन भी इसमें ऊपर वाले में नहीं है ट्रांसलेशन, लेकिन ऊपर वाले में लिंक्स डले हुए, इसमें लिंक्स नहीं है, बहुत मुश्किल हो रही है भाई। ठीक है, तो अब इसका पता है क्या हल है? इसका हल ये है कि इसको करते हैं क्लोन। गिटहब डेस्कटॉप है ना हमारे पास, इसको विजुअल स्टूडियो में खोल के करना पड़ेगा ताकि चीजें जो है ना सारी सामने नजर आ रही हो। ठीक है भाई, इसको हटाओ, ये हटाया क्यों भाई, इसी को ही हम वो कर लेते। फेच करते हैं मैन को पहले, काफ़ी सारा कुछ आया होगा, ठीक है। 17 चेंजेस है जो हमने अभी तक नहीं पुल की, पुल कर ली। पहले इसको चला भी दें भाई कि पता चले कि एक साथ सारा हम करते रहे फैच और कुछ भी ना चले। एरर आ गया ना तो हमें इंस्टॉल करना पड़ेंगी चीज़ें। अच्छा, वो किस फाइल में इशू आ रहा था? वो आ रहा था होम की फाइल में ना, होम के इंडेक्स में ये फाइल थी। कहाँ पे था वो इशू? चलो ये रहा, इसको फॉर्मेट कर देते, ठीक है, सेट हो गया। ठीक है, विजुअल स्टूडियो में ना इजी रहता है, तो ये हो जाए तो दूसरे भी देखते हैं कि क्या है। देख रहे हैं माशाल्लाह इतना सारा कोड हो गया यार, सबने मिलके काम किया तो बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है, जबकि हमने फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट किया है ये। ठीक है भाई, तो यान डेफरेस की शक्ल देखें थोड़ी कि क्या निकल के आई है। ग्रेट, लग तो अच्छा रहा यार, सब बेहतरीन यार, सीख गए आप लोग काम यार। देखो ये नहीं हटाया ना अभी तक, हट जाएंगे। चलो, ओहो हो, सेव क्यों नहीं करा भाई चेंज? मतन, ये क्या है मटन? टेक्स्ट को क्या बोलते हैं? ये कैसे काम करता है? डाउनलोड, अपग्रेड, तलाश, लॉगिन और रजिस्टर। चलो यार, फिर भी फाइल ये अच्छा है फाइल। टेक्स्ट को हो सकता है मतन बोलते हैं उर्दू में। सेव चेंज नहीं किया, सेव चेंज करना है। ठीक है, तो सेव भी कर, ट्रांसलेशन की फाइल बनाई होगी ना, तो चलो सेव डाल देते हैं हम। सेव, ठीक है।
फॉर्मेटिंग देखो, थोड़ी फॉर्मेटिंग भी करा करो भाई। देखो ना, ये ऐसा आ रहा था, ब्रैकेट यहाँ बंद हो रहा है। अब मैं फॉर्मेट करूंगा ना, अब पीछे लाइन से कन्फ्लिक्ट्स आएंगे कि पूरा कोड ही हिला दिया। अरबी कहाँ है? अच्छा उर्दू, मतलब अरबी है यार। सेफ को क्या कहते हैं उर्दू में? जमा महफूज करें। ट्रांसलेट। चलो भाई, सेव को करो, महफूज करें। ठीक है, तो अब जो है हमें सेव को करना पड़ेगा ना ट्रांसलेशन के अंदर। किधर है सेव? सेव 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 सेव, कॉपी, और ये आ गया सेव। ऐसे ही है ना? चलो भाई, हो गया। महफूज करें। ठीक है भाई, गुड हो गया यार, अच्छी चीज बना दिया यार आप लोगों ने। तो टाइप समथिंग है, अभी अधूरा काम किया है ना। चलो वैसे अच्छा किया है काफी यार। उर्दू यूआर नहीं ना, उर्दू लिखा हुआ आ रहा, उर्दू और इंग्लिश। ठीक है, अच्छा लगे या ईएन कर दो और इसको भले। हाँ चलो, यूआर सही है यार। चलो अच्छा जी, दूसरी हम क्या कर रहे थे, एक और तरीका हमारे पास है। वो क्या है कि मसला ये ना, इसको हम अपने पास खोल भी नहीं सकते। इसका कोड मुझे पता है, रिस्पॉन्सिव कहाँ खराब हो रहा था, वहाँ पर जाकर इसको ठीक करते हैं। अहमद रजा बलोच मैन, अगर ये ब्रांच हम अपने पास खोल सकते हो, अच्छा ये आई में पुल रिक्वेस्ट, जबरदस्त खुल जाएगी इसका मतलब हमारे पास। ठीक है भाई। ओहो, ये बोला आपने चेंजेस तो संभालो। अच्छा जी, चलो एक काम करते हैं, इसमें स्टैश का फीचर ही नहीं है। चलो इसको कमिट कर देते हैं भाई, बोलते हैं फॉर्मेट कोड। ठीक है, कमिट हो गया, जाने दो इसको। अच्छा जी, अब हमारे पास पुल रिक्वेस्ट आई है, जिसमें अहमद वाली देखते हैं पहले। PR15 क्या किया है इसमें? रिस्पॉन्सिव किया है, गुड हो गया भाई, बेहतरीन। ठीक है, तो अच्छा ये भी डाला है, ग्रेट। हो गया ना खराब? चलो, और ये देखो कैसा डाऊं उसको मैं। जुगाड़ वाले काम नहीं चाहिए भाई, अच्छा काम चाहिए। अच्छा जी, तो अगर हम इसको PR को मर्ज करना चाहें, मर्ज का तो ऑप्शन ये दे नहीं रहा है यहाँ पे भाई, या दे रहा है? हाँ जबरदस्त, मैन कॉन्फ्लिक्ट। ओहो, वो भी इतना, चलो कहाँ पे बोल रहा है ये? अच्छा, अब यहाँ पे सही मजा आएगा ना करने में। देखो ये बोल रहा है, ये करंट, ये आपका वाला चेंज, और जो आया है अहमद की तरफ से वो ये है, तो कौन सा वाला रखना है? नीचे वाली में ट्रांसलेशन हुई भी है, ऊपर वाली में क्या हुआ है, कुछ लिंक लगे हुए ना। तो हम करते हैं, चलो पहले एक्सेप्ट, कंपेयर कर लो पहले। इसमें देखो लिंक लगा हुआ है, इसमें लिंक नहीं है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एक्सेप्ट बोथ। ठीक है, और इसमें जो ये वाला लिंक है ना, बस इसको ये चाहिए हमें। ये लगाते हैं किसका, ये लॉगिन और रजिस्टर का ना। रजिस्टर पे अलग, लॉगिन पे अलग लगाया, ऐसा क्यों? किसने किया ये काम? कौन है ये?
ये पता है ना गेटलाइंस, ये बताएगा ये कौन है, कौन बदतमीज है ये। नहीं काम सही किया हुआ है लेकिन चलो, अहमद रजा का बता रहा है ये तो भाई। लॉगिन और रजिस्टर चलो अलग अलग डाल दिया, खैर है मसला नहीं। ये ऐसे मिला था मुझे, सेट किया बस। जब भी तो इसने इतना बड़ा वो मारा है, अलग पेजेस अलग अलग बने हुए लॉगिन साइन अप के, तो हम लॉगिन पे भेज देते हैं बस उसको, सही है। तो हम बोलते हैं इसको आप ले जाओ लॉगिन पे, सही है। ये लो भाई, काफी है। और ये सब आप जो है ना हटा दो, ठीक है, सेट है। ये हो गया रिजॉल्व। और इसका क्या सीन है भाई यार्न लॉग का, देखो एक अच्छा कॉन्फ्लिक्ट पता है क्यों आ रहा है यार्न लॉग में, एक एनपीएम से कर रहा है और एक यार्न से कर रहा है बंदा, सारे अपने लगे हुए। प्रोजेक्ट में ना एक ही पैकेज मैनेजर किया रखा जाता है, यार्न से अगर करा जा रहा है तो सारा यार्न से होगा, ठीक है। मैं बहुत ही इनिशियल लेवल पे मैं कंपनी में जॉब करने गया था, वहाँ यार्न पे सब कुछ चल रहा था, मैंने एनपीएम से भर डाला, पूरी कंपनी का काम रुक गया, कॉन्फ्लिक्ट्स भर गए, हो क्या गया, फिर पता चला मैंने एनपीएम से डाला हो। मैं भाई मुझे किसी ने बताया ही नहीं, मुझे क्या पता कि क्या यूज़ हो रहा है। तो फिर बाद में हाँ उनको ही बोला गया कि भाई अपडेट तो करा करो कि क्या यूज़ हो रहा है, ताकि आने वाला बंदा जो है वो भी वही यूज़ करे। तो खैर यही इशू उसमें भी है। तो इसको जो है ना हम क्योंकि हैं काफ़ी सारे, तो हम जो है ना इस फाइल को डिलीट मार देते हैं। चलो ठीक है, आसान हल। क्या बोल रहा है ये, पुश करने की क्या ज़रूरत थी, चलो कर दो। ठीक है भाई हो गया। अगर अब हम अपनी मेन ब्रांच में आ जाएं, अब हम देखेंगे चेंजेस आएंगे या नहीं अहमद वाले। क्या थी, रिस्पॉन्सिव थी ना? नहीं है। अरे ये क्या भाई, अच्छा ये इसने दे दी ना ब्रांच बना के। अब इसको बोलते हैं कि भाई हम पहले इस पे आते हैं, इस ब्रांच पे, फिर हम इसको बोलते हैं कि इसको मेन के अंदर मर्ज मारो। भाई ये क्या, अप टू डेट विद मेन, कहाँ गई हमारी भाई पुल रिक्वेस्ट है ना। चलो किया क्या इसने, वहाँ तो फिर मेरा कमिट आ गया होगा ना पीआर पे ये वाला। मैंने इसमें क्या किया है ये देख लेते हैं। मैंने इसमें बस ये सॉल्व किया है और वो डिलीट किए। चलो मर्ज करो, मर्ज हो गया। चलो भाई यहाँ से चेकआउट मारो, आप इस पे मैन पे चेंजेस लेके आओ। हाँ भाई चेंजेस तो आ गए, पुल किया दोबारा से, अब दोबारा चेक किया, रीलोड किया और अब चेक किया तो सेट हो गया, सही है। ये स्क्रॉल बार क्यों आ रही है, ये भी हटाओ। चलो भाई ये भी हो गया। अब हम आते हैं दूसरी पीआर पे, कंप्लीटेड लॉगिन एंड साइन अप उस्मान कॉन्फ्लिक्ट तो सारे पे भाई। चलो इसको भी हमें करना पड़ेगा यहाँ पे, ये वाला तो हो गया ना, ये वाले पे हम आते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं भाई मेन में लेके जाओ, और ये देगा कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहले index.html में, इसमें कौन जाता है भाई, यहाँ तो नहीं बता रहा है। अच्छा डेस्ट में, यार डेस्ट तो ज़रूरत ही नहीं है डेस्ट की भाई, हटा दो। ये लो
डिस्ट को रोक देंगे, गिट पे नहीं जाने देते हम, अभी डालते हैं इसको इग्नोर में, ठीक है। बटन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट बता रहा है, बटन में ये क्या बोल रहा है कि इनकमिंग जो है ना उसमें डिसेबल का कलर ऐड किया गया है जो कि पहले से ही था, ये क्यों? दोनों ही सेम है ना, तो हम कर लेते हैं, हाँ फॉर्मेटिंग का मसला है ना, तो हम कर लेते हैं, चलो इनकमिंग कर लेते हैं फॉर्मेट वाला। तो अहमद ही अहमद आ रहा है भाई, ठीक है। डिस्क डिलीट क्यों नहीं हो रहा? दूसरा लॉगिन फॉर्म में आया, इसमें क्या बोला इसने, ओए होए 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 होए, ऐसे तो काम हो गया भाई। इनकमिंग और करंट क्या चीज है, क्या किया जाए? बाकी हाँ चलो बस ये देखते हैं, उसके बाद फिर ये भी खैर एक बहुत बड़ी लर्निंग है, ठीक है, जो कि नहीं मिलती, ठीक है, और अच्छी चीज़ है, ये भी आना चाहिए। तो क्या रखना है क्या हटाना है, अहमद और उस्मान बताएंगे। मैसेज डाला है किसने? उस्मान ने। क्यों डाला है? यूज़ किया है, ठीक है, और इसमें दोनों सही है, इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी, और ये यूज स्क्रीन विद भी तुमने डाला है, ठीक है। तो हम करते हैं करंट वाला, ठीक है। इसमें क्या है, टॉगल थीम डाला है, तो हम करते हैं इसमें इनकमिंग वाला, ठीक है। इसमें क्या करा है मेरे ख्याल से फॉर्मेटिंग, नहीं सर, वो तीन का कलर चेंज हुआ है, डार्क, लाइटर और डार्क। पहले लाइट था और लाइटर कर दिया, ये क्यों? सर वो कलर मैच नहीं हो रहा था। लाइटर की तुमने क्लास डाली है, तुमने डार्क लाइट में क्या डाला है? क्लास मैंने ही बनाई है। चलो इनकमिंग, ठीक है, लाइटर। इनकमिंग में कुछ भी नहीं है तो करंट, और इसमें क्या सीन है, फॉर्मेटिंग, लेकिन स्टाइल भी डाला हुआ है, फॉन्ट वेट डाला हुआ है इसमें, ये हटा दिया था, क्यों? काम ही नहीं कर रहा था, काम का नहीं था। हटाना नहीं चाहिए था ना। चलो फिर हम इसमें करते हैं करंट, इसका क्या सीन है, इसमें भी हटा दिया, और इसमें क्या है भाई, पासवर्ड मस्ट बी ग्रेटर देन 6 कैरेक्टर्स कर दिया, ये मैंने नहीं किया। दोनों तुम्हारा ही उस्मान भाई। तो करंट, और ये क्या सीन है, बहुत बुरे बुरे कन्फ्लिक्ट मारे हैं भाई। चलो ये हो गया, साइन अप फॉर्म में भी सेम होंगे यकीनन। अच्छा जी, इसमें देखो फॉर्मेटिंग का है, बस इनकमिंग वाला लेना चाहिए। टॉगल थीम इज डार्क, और थीम ऐड किया है, थीम हटाया है किसने? तुमने क्यों हटाया? वो असल में थीम है ही नहीं, वो नीचे उन लोगों ने यूज किया था, तो मैंने वो एक बनाया हुआ था उसके जरिए। थीम का यूज़ नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा तो फिर हटा देना चाहिए, तो इसमें रहना चाहिए इनकमिंग, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वही बोल्ड हटाया, तो करंट, अब वही बोल्ड हटा हुआ है, यहाँ से भी करंट, और चलो ये हो गया। राउटर, राउटर किधर है? अच्छा जी, ये हमारा मेन है और ये हमारा वो है करंट। तो इसमें क्या क्या डाला है, वो सही ऑथेंटिकेट किया है, ठीक है। तो इसमें ये वाला होना चाहिए,
करंट वाला ना, ठीक है। होम के इंडेक्स डॉट जेएस में भी कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। करंट नहीं, इनकमिंग वाला, ठीक है। अभी क्योंकि अभी अभी हमने ऐड किया है ना, और इनकमिंग इसमें क्या होगा, इसमें भी इनकमिंग और इसमें भी इनकमिंग, ठीक है। और इसमें क्या है, अच्छा ये वो है मोबाइल वाला मेन्यू है ना ये। इसमें क्या लें, ट्रांसलेशन डालिए तो इनकमिंग, इसमें भी इनकमिंग 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 और इनकमिंग, ठीक है। तो सारी जो है ना ट्रांसलेशन वाली चीज़ें, ठीक है भाई। ये हो गया। लॉगिन में क्या है, माशाल्लाह से इतने बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट हैं। अच्छा इसमें इन्होंने क्या किया है, लॉगिन पेज मीडिया क्वेरी इंपोर्ट हो रही है ऊपर वाले में नहीं। ये क्या किया है, ये किसका है, ये अहमद नैस। और कौन सा वाला करना चाहिए, ऊपर रिएक्ट में यूज स्टेट डाली हुई है, ठीक है, और इसमें नहीं है। काम क्या किया ये बताओ ना। एक्सेप्ट बोथ कर दिया मैंने। ओए होए, किस दो बंदे, एक अहमद बोथ ने तो मसला कर डाला। किस किस बंदे ने काम किया था, अहमद ने और किसने किया था इसका के ऊपर काम है? हाँ उस्मान, बताओ भाई क्या क्या किया था ताकि आसानी से कहाँ एक एक फाइल में ना दो बंदों ने काम नहीं करना है कभी भी भाई, याद रखना भी वाली बात। एक दिन एक बंदा अच्छा जी, इनकमिंग अगर करते हैं तो किसी एक का काम खराब होगा, फिर अब उसको दोबारा करना पड़ेगा। अच्छा जी, इसमें क्या है, ट्रांसलेशन किस वाली में डली हुई, किसी में भी नहीं। ये भी इनकमिंग लेते हैं हम, इसमें तो ट्रांसलेशन ही गायब हो गई हमारी। इनकमिंग, चलो साइन अप। इसमें क्या है, करंट, ठीक है। मसला हो गया ना, देखो ये क्या हो गया। देख रहे भाई, यूज इफेक्ट बना हुआ भी है तो सही नहीं बना हुआ, पहले से ही मसला आ रहा है कोड के अंदर ना। चलो किसी तरह हमने कर दिया। अच्छा अब ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा भाई, डिलीट करो इसको। हो गया, चलो सब हो गया ना, ठीक है भाई। तो किसी को लीडर बनना पड़ेगा भाई आप में से, जो फिर इन चीज़ों को रोक सके। काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना खत्म हो जाएंगी, किसी एक की मेहनत जो है ना वो गई। तो अब देखते हैं किसका क्या गया। हटा दो भाई इसको, आप क्या बोलो, डिस्कार्ड कर दो। कोड ही गया,
ठीक है, टॉगल मेन्यू ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ठीक है। index.js के अंदर ये इशू आ रहा है जो कि ये बोल रहा है कि भाई टॉगल मेन्यू जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से 2 दफ़ा आ गया था, ठीक है। चलो जी, चल तो गया, ये भी चल रहा है भाई सब, इसका मतलब सब अच्छा हो गया। ये ख़राब हुआ है मुझे लग रहा है, ठीक है, तो इसको देखना पड़ेगा। साइन अप नहीं चल रहा, यूज स्टेट नहीं है ना, साइन अप को यूज स्टेट है तो यूज स्टेट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बन चाहिए यूज स्टेट। चलो जी, इशू सॉल्व हो गया, बस यूआई के बंडे वो करना है। ये देखो भाई, इन लोगों ने पूरा बना। अच्छा, वो ट्रांसलेशन क्यों नहीं आ रही भाई यहाँ पे? ये पेज अलग है, अभी तो आ रही थी, लॉगिन साइन अप वाले पेज पे ट्रांसलेशन नहीं आ रही भाई, क्यों? इसको ना हेडर में ले जाना चाहिए अलग कंपोनेंट, ताकि सब जगह शेयर किया जाए। हाँ, अभी ये जो है ना इंडेक्स में पड़ा है, क्योंकि वो एक ही पेज है, दूसरे पेज पे वो नज़र नहीं आ रहा। तो अब इसको पूरे को इस एयरफोर्स शेयर के लोगों को मिला के ये पूरा चले जाए, एक हेडर के कंपोनेंट बन जाए, सेपरेट कंपोनेंट बन जाए, और फिर वहाँ से हर जगह ये यूज़ हो जाए। ठीक है भाई, तो इसको जाने देते हैं, ठीक है, कमिट डाल देते हैं, फिक्सेस का पुश करते हैं, मेन अपडेट हो गई होगी। ठीक है भाई, तो बाकी की फिर देखते हैं इंशाल्लाह, या फिर आप में से कोई एक देख ले भाई, किसी को बना देते हैं। जैन भाई को बनाया, जैन भाई देख ही नहीं रहा आजकल यार देख। ये कर दें, एक इससे जो है ना मेन से डेवलप ब्रांच निकाल लेते हैं हम। एक और कर दें किसी को, किसको बनाया भाई? अहमद भाई को बना दें, क्या है अहमद रजा, यूजर नेम गिट का अहमद रजा बलोच, कुछ है बीच में, कुछ होगा ना यार, जब भी तो नहीं आ रहा हिस्ट्री। अहमद रजा, सिर्फ अहमद रजा आ रहा है ये तो। चलो, ये भी बताता है ना गिटहब पे कहाँ से जाएगा ये, डायरेक्ट github.com स्लैश करके जो है ना तरीके से। नहीं, यहाँ से भी तो ले जाएगा। ईमेल बता दो, ahmad.raza1054@gmail.com। क्यों नहीं मान रहे? ahmad.raza1054 अच्छा सही है, गलत कर रहे हैं ना हम, फाइंड कर रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे हैं। मान गया भाई, चलो ये 3 प्यार मर्ज करनी है अहमद भाई, सही है। और इसके बाद जो है ना इस पे आपने जो है ना वो भी लगानी है ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है रिडक्स इसी में डाल दें या फिर सेपरेट बना लें? सेपरेट बना लें मेरे ख्याल से ना, क्योंकि इसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें हो गई है ना। तो प्रोजेक्ट इससे वीट से बनाने की क्या कमांड थी? रिएक्ट npm क्रिएट लिखना था ना बस, नहीं यार्न से अगर बनाना है तो npm क्रिएट वीट, इससे ये खुद ऑप्शन देगा। प्रोजेक्ट नेम इसको बोल देते हैं रिडक्स प्रैक्टिस,
किस पे बनाना है, रिएक्ट पे, जावास्क्रिप्ट पे, ठीक है। और प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में जाके yarn और उसके बाद ये वाला पैकेज भी डाल देते हैं हाथ के हाथ। yarn add react redux, ठीक है भाई। yarn dev इसको बंद करते हैं और यहाँ पे हम इस वाले प्रोजेक्ट को विजुअल स्टूडियो पे खोल लेते हैं। होगा ये, देखिए हमारे पास एक स्टोर का फोल्डर बना देंगे अलग ही ना। ये स्टोर क्या होगा, इसमें एक मतलब हमारा ये डेटा स्टोर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जिसको हम पूरे रिएक्ट के प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं। उस स्टोर को अपडेट करवा रहे हैं, डिलीट करवा रहे हैं, एडिट कर रहे हैं और सारे किसी भी फाइल में, किसी भी कंपोनेंट में इस स्टोर से डेटा को गेट कर रहे हैं। तो ये स्टोर हमने बनाया किससे, रिडक्स से, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनेगा ये। देखिए भाई ये बता रहा है आपको कि भाई आप जो है ना सबसे पहले स्टोर का एक ऑब्जेक्ट बना लो। इसने डायरेक्टली यहीं से शुरू करा है, यहाँ से अगर हम आए कोई स्टार्ट पे ही थे, बल्कि हम ये आ गया, बल्कि हाँ, बल्कि टूल किट तो अभी हमें यूज़ नहीं करनी ना। इसमें रिड्यूसर्स दे देना, हमें सिंपल यूज़ करना है, जिसमें ये दे रहा है, नहीं दे रहा, क्रिएट रिडक्स स्टोर। मेरे ख्याल से अब ये भी जो है ना टूल किट को ही वो कर रहा है, रिकमेंड कर रहा है कि आप टूल किट को आप यूज़ कर लो। बोल क्या रहा है देख लेते हैं। रिएक्ट रिडक्स क्विक स्टार्ट, इंस्टॉल रिडक्स टूलकिट एंड रिएक्ट रिडक्स, ऐड रिडक्स टूलकिट एंड रिएक्ट रिडक्स पैकेज टू योर प्रोजेक्ट। सही है, तो कर लिया। रिडक्स स्टोर बना लो, कॉन्फ़िगर कर लो, उसके बाद जो है वो इसको यूज़ करना शुरू कर दो। क्रिएट स्लाइस, नई नई चीज़ें इसने डाल दी। मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा ना भी मुश्किल होगा। टूल किट अलग है ना, अलग है, रिडक्स टूल किट अलग है। तो यूजिंग रिएक्ट रिडक्स, स्लाइसिंग वगैरह ये तो ओल्ड वाले पे ले गया ये तो। लेकिन ठीक है, खैर तो एक काम अब ये करते हैं, जितना कोड मेरे दिमाग में याद देख लेते हैं ना, कोई ट्यूटोरियल मिल जाएगा। एक रिडक्स ट्यूटोरियल, बहुत पुराना है, ये थोड़ा सही है, ये भी सही है। अच्छा भाई, इसका पर्पस समझ में आ गया कि अब देखिए ये एक इमेज यहाँ पे आपको सामने नजर आ रही है कि रिडक्स स्टोर से, मतलब ये ग्लोबल स्टेट होगी आपकी। फॉर एग्जांपल ये ग्लोबल स्टेट है, और अब यहाँ देखें आप इस स्टेट को अपने कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3 किसी भी कंपोनेंट के साथ शेयर कर सकते हैं और किसी भी कंपोनेंट से इस स्टेट को अपडेट भी करवा सकते हैं, सेम एज अ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिए कंपोनेंट की स्टेट की, कि भाई ये आपके कंपोनेंट की एक स्टेट है, आप इसी कंपोनेंट में आप रहते हुए आप स्टेट को इसको अपडेट कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं। लेकिन रिडक्स हम जो बनाने जा रहे हैं तो वो सिर्फ एक कंपोनेंट की स्टेट नहीं होगी, बल्कि वो ग्लोबल स्टेट होगी, और वो आप किसी भी कंपोनेंट में इसको यूज कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, एक्शन इन रिडक्स, एक्शन क्या होता है रिडक्स में कि अगर हमें ग्लोबल स्टेट को अपडेट करवाना है तो ग्लोबल स्टेट में हमारे पास काफी कुछ पड़ा हुआ होता है, ठीक है, काफी कुछ होगा, जाहिर सी बात है। जब वो ग्लोबल स्टेट होगी तो उसमें डेटा जो होगा वो काफी सारा होगा। उसको स्टेट करवाने का एक तरीका है, इसमें हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम कॉल करते हैं, जिसमें रिडक्स में हम जिसको बोलते हैं एक्शन,
ठीक है। और एक्शन का मेथड क्या है हमारे पास, डिस्पैच। एक्शन हमें मेथड देता है जिसका नेम है डिस्पैच, ठीक है। डिस्पैच का मेथड हम कॉल करते हैं, तो इसके थ्रू हम अपने ग्लोबल स्टेट जो होती है, अच्छा ग्लोबल स्टेट जो है ना उसको हम बोलते हैं जो ग्लोबल स्टेट होता है, और वो जो स्टेट हमें प्रोवाइड कर रहा होता है, वो जो हमें स्टेट प्रोवाइड करता है वो एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं रिडक्स में रेड्यूसर, ठीक है भाई। रेड्यूसर फंक्शन का काम क्या होता है, ग्लोबल स्टेट का जो ऑब्जेक्ट है उसको कंपोनेंट को पास करना, ठीक है। और एक्शन का काम क्या है, रेड्यूसर फंक्शन को बोलना कि ये स्टेट अपडेट करवानी है, ठीक है भाई। मतलब रेड्यूसर फंक्शन बीच में बैठा हुआ है, उसके बाद एक्शन आ रहा है, वो देखेगा कि भाई एक्शन क्यों आया है। एक्शन में हम ना टाइप भेज देते हैं कि भाई इंक्रीमेंट करना है, यूजर ऐड करना है, यूजर डिलीट करना है, यूजर एडिट करना है। तो एक्शन उसको बताता है रेड्यूसर को कि भाई आप यूजर को एडिट कर दो। तो रेड्यूसर क्या करता है, यूजर को एडिट करता है और अपडेटेड स्टेट रिटर्न कर देता है कंपोनेंट को कि भाई किसी भी कंपोनेंट को अब अपडेटेड स्टेट चाहिए, रेड्यूसर को बोल के वो अपडेटेड स्टेट ले ले। तो ये इसका ओवरऑल लूप है पूरा, कि इस तरीके से ये सारा काम हो रहा होता है, ठीक है। तो ये एक्शन के एग्जांपल है। एक्शन जो है ना आपसे एक ऑब्जेक्ट लेता है पैरामीटर के अंदर, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट में टाइप होना लाजमी होती है, एक्शन को टाइप हमें जरूर बतानी होती है, ठीक है, रिक्वायर्ड है। टाइप में जो हमने वैल्यू लिखी है इंक्रीमेंट, ये वैल्यू हम अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। ये वैल्यू ये डिफाइन करती है कि भाई हम क्या करवाने वाले हैं एक्शन से ना, रेड्यूसर को बोल क्या, रेड्यूसर से क्या काम करवाने वाले हैं। मतलब अगर हमारे पास ग्लोबल स्टेट में फॉर एग्जांपल एक यूजर की एरे है और हम कंपोनेंट से उस यूजर की एरे में कोई डेटा ऐड करवाना चाह रहे हैं, तो हम एक्शन में टाइप रख देंगे ऐड यूजर, ठीक है। और रेड्यूसर में कंडीशन लगाएंगे इफ टाइप अगर ऐड यूजर हो तो क्या करना, यूजर की एरे में पुश कर देना, ठीक है। क्या पुश कर देना, फिर देखिए टाइप के नीचे एक इसमें पेलोड है, पेलोड के अंदर जो भी डेटा हम भेजना चाह रहे हैं वो भेज सकते हैं रखवा के, ठीक है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो रिक्वायर्ड चीज नहीं है कि वही हमें भेजनी हो। पेलोड में आप जो कुछ भी रखना चाह रहे हैं, कोई डेटा, कोई यूजर, कोई वैल्यू, कोई एरे, कोई ऑब्जेक्ट, जो कुछ भी हो इसमें आप दे देते हैं, और इसके ब्याफ पे आप रेड्यूसर के अंदर जो भी काम होता है वो आप करवाते हैं, ठीक है भाई। ये रिडक्स का रेड्यूसर है। रेड्यूसर का काम क्या है कि भाई इसके पास एक्शन आया, इसने उस एक्शन के हिसाब से देखा कि करना क्या है। रेड्यूसर में बेसिकली हम कंडीशंस लगाते हैं कि भाई अगर टाइप ऐड यूजर हो तो यूजर को ऐड कर देना, अगर टाइप रिमूव यूजर हो तो यूजर को रिमूव कर देना, और अगर टाइप एडिट यूजर हो तो यूजर को एडिट कर देना। तो रेड्यूसर ये सारा काम करेगा और हर बार अपडेटेड स्टेट रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है। किसी भी कंपोनेंट को अगर रिडक्स से कोई डेटा चाहिए तो वो रेड्यूसर को रिक्वेस्ट करेगा और रेड्यूसर उसको अपडेटेड डेटा उठा के दे देगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल पूरा रिडक्स का समझे एक साइकिल है, ठीक है। रेड्यूसर दिखने में कुछ ऐसा है, ठीक है। इसमें कंडीशन के लिए इफ एल्स नहीं, हम स्विच केस इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। याद है ना, सबको याद होगा, हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ज्यादा इजी है ना, क्योंकि एक्शन डॉट टाइप जो है ना वो फिक्स्ड है, क्योंकि ऊपर क्या बताया कि भाई टाइप इसमें चेंज नहीं हो सकती, टाइप की प्रॉपर्टी लाजमी आपने भेजनी है, एक्शन उसके बिना कॉल नहीं होगा। एक्शन को अगर आप बगैर टाइप की कॉल करेंगे एरर आ जाएगा, बोलेगा मुझे टाइप दो, ठीक है। तो इस वजह से हम रेड्यूसर में एक्शन डॉट टाइप पे क्या लगा दिया हमने, स्विच, और केसेस डिफाइन कर दिया, अगर इंक्रीमेंट हो तो क्या करना, या अगर कुछ और हो तो क्या करना, ठीक है। तो ये रेड्यूसर का एक मेथड है। अच्छा आप देख रहे हैं यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, केस पे भी रिटर्न हो रहा है, डिफॉल्ट पे भी रिटर्न हो रहा है, और रिटर्न में क्या हो रही है, स्टेट। स्टेट क्या है, देखें आप ऊपर आपको एक स्टेट नजर आ रही है और इसके आगे आपको एक डिफॉल्ट पैरामीटर नजर आ रहा है, इनिशियल स्टेट। डिफॉल्ट पैरामीटर याद है क्या होता था, अगर कोई पैरामीटर इसको ना मिल रहा हो तो ये असाइन हो जाएगा। तो इनिशियल स्टेट जो है ना ये एक ऑब्जेक्ट है, सिर्फ कुछ भी नहीं।
या तो आप इसको इसी फाइल के अंदर बना देंगे या इसको एक अलग फाइल के अंदर बना के इंपोर्ट करवा के इसको दे देंगे, ठीक है, स्टेट को। तो रेड्यूसर क्या कर रहा होगा, हर वक्त इस स्टेट को रिटर्न कर रहा होगा। और एक्शन जैसी, अच्छा जो डिस्पैच वाला मेथड था ना, वो जब कॉल होगा तो डिस्पैच क्या करता है, ये रेड्यूसर वाले फंक्शन को कॉल करता है, ठीक है। और जैसे ही रेड्यूसर वाला फंक्शन कॉल होता है तो इसके अंदर एक्शन का जो पैरामीटर आपको नजर आ रहा है ना, इस एक्शन में वो ऑब्जेक्ट हमें मिलता है जो डिस्पैच के अंदर रख के हमने भेजा हो। कौन सा वाला, जो ऊपर दिखा रहे थे, ये वाला, ठीक है भाई। ये सेम एज इट इज ऑब्जेक्ट हमें एक्शन के अंदर रिसीव हो जाता है जब हम डिस्पैच को कॉल करते हैं। तो फिर यहाँ पे हमने देखा एक्शन डॉट टाइप अगर इंक्रीमेंट है तो ये काम करो और उसके बाद जो भी फाइनल रिजल्ट आया उसको रिटर्न कर दो, ठीक है। तो ये रिटर्न कर देगा, फिर कंपोनेंट को पता चल जाएगा कि भाई क्या अपडेट आया, ठीक है। तो इस तरह से फिर ये इसका ओवरऑल बन जाएगा। तो रिडक्स टूल किट के बारे में ये भी बता रहे हैं। टूल किट का फायदा ये होता है कि हम काफ़ी सारी चीज़ों को ना आसान भी बना रहा है, और इसका एक फ़ायदा ये कि काफ़ी सारे मतलब एक रिड्यूसर नहीं, हमारे पास मल्टीपल रिड्यूसर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास बड़ी एप्लीकेशन है, उसमें एक यूज़र का मॉड्यूल है, उसमें एक चैट का मॉड्यूल है, उसमें नोटिफिकेशन का मॉड्यूल है, उसमें पोस्ट का मॉड्यूल है, तो इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग स्टोर बनाना ज़्यादा बेहतर है। अगर इन सबको एक स्टोर में डाल देंगे तो उस स्टोर में बहुत सारा डेटा हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे इन्होंने एक मेथड प्रोवाइड किया कॉन्फ़िगर स्टोर का, जो कि हमें मिल रहा है रिडक्स टूल किट के तरफ से, ठीक है। तो इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम मल्टीपल रिड्यूसर्स बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको जो है ना इंस्टॉल कर ही देते हैं हम, क्योंकि मेरे ख्याल से इसने जो है ना इसको लाजमी कर दिया है। वरना पहले हम क्या करते थे, अच्छा पहले भी ऐसा होता था, लेकिन पहले रिडक्स जेएस टूल किट नहीं बल्कि रिडक्स की जो कोर लाइब्रेरी है ना, उससे ही हमें मिलता था मल्टीपल रिड्यूसर बनाने के लिए। तो अभी एक लाइब्रेरी और हमारे पास आ गई है, रिडक्स जेएस स्लैश टूल किट। इसके और भी फायदे हैं, बताते हैं अभी आगे। अच्छा अब एक काम आप ये करें कि स्टोर जो आपने बनाया ना, स्टोर के अंदर आप बनाएं एक इंडेक्स डॉट जेएस, एक फोल्डर आप बना लें रिड्यूसर्स। इसमें आपके क्या होंगे सारे, फॉर एग्जाम्पल आपका एक यूजर डॉट जेएस का रिड्यूसर है, इसमें होगा क्या, इसमें एक होगी इनिशियल स्टेट, ठीक है, का एक ऑब्जेक्ट। इसमें कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी दे सकते हैं, अभी देंगे आगे। यहाँ पे होगा हमारे पास एक रिड्यूसर, इसका नाम हम रख देते हैं यूजर रिड्यूसर, ठीक है, यूजर रिड्यूसर। और फिलहाल यहाँ पे हमने क्या किया, स्टेट का एक पैरामीटर डिफाइन किया और उसमें इनिशियल स्टेट को रख दिया, ठीक है। स्टेट देना लाजमी नहीं, कुछ और नेम भी रख सकते हैं, लेकिन स्टेट स्टैंडर्ड है, ये रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो उसमें हमने इनिशियल स्टेट को डिफाइन कर दिया। और सेकंड में क्या होता है, एक्शन। तो खैर अभी हम डिस्पैच नहीं कर रहे, तो जब भी डिस्पैच करेंगे तो एक्शन में चीज़ें मिलती हैं हमें। और फिलहाल इसमें से मैंने रिटर्न करवा दिया स्टेट को, मैंने कुछ भी काम नहीं किया, मैंने कहा भाई रिटर्न कर दो स्टेट को। अभी मैं इसमें कुछ कर ही नहीं रहा। इंडेक्स डॉट जेएस में आके यहाँ पे मैंने क्या किया, फ्रॉम इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ, इंस्टॉल हो गया ना, क्या ओहो, चलो कहाँ करना था हमें, यहाँ करना था, जब भी उसने वो दिया भी नहीं। दोबारा से इसको करते हैं कॉपी और करते हैं yarn add और रिडक्स जेएस टूल किट, ठीक है, और इसको चला देते हैं दोबारा। अच्छा अब ये देगा टूल किट से हमें चाहिए कॉन्फ़िगर स्टोर, ठीक है। अच्छा कॉन्फ़िगर स्टोर जो है ना, वो क्या करता है, एक स्टोर बनाता है, ठीक है, इसको हम कॉन्फ़िगर स्टोर बोलते हैं। और इसको रिड्यूसर के अंदर हम डिफाइन कर देते हैं हमारे पास कौन कौन से रिड्यूसर है। तो एक हमारे पास रिड्यूसर है यूज़र का, इसको हम इंपोर्ट करवा लेते हैं। कहाँ से एक्सपोर्ट किया, नहीं किया, तो इसको करते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट
यूजर रेड्यूसर, और यहाँ पे इसको करवा लेते हैं यूजर रेड्यूसर को इंपोर्ट। ठीक है, अभी हमने इसको सिर्फ एक ही रेड्यूसर दिया है। ठीक है, यहां से हम कर देते हैं स्टोर को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर। ठीक है, इस फाइल से हमने कर दिया स्टोर को एक्सपोर्ट। अच्छा, अब सबसे अपर लेवल पे मतलब app.js पे आकर अभी हम क्या करते हैं, एक जो है ना होम का वो भी बना लेते हैं पेज। ठीक है, पेजेस के अंदर मैं बोलता हूँ home.jsx, app.jsx की चीज़ें उठा के हम ले आते हैं यहाँ पे, और इसमें जो काउंटर बना हुआ है ना उसको हम लेके जाएंगे रिडक्स में। ठीक है, ये आ गया होम। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, होम को यहाँ पे कर लेंगे यूज। ठीक है, और अगर बाकी चीज़ें आपने हटानी है तो आप हटा दें। तो ये हमारा सबसे मेन फोल्डर है। अभी राउटिंग वगैरह कुछ भी नहीं डाली, वरना यहाँ पे राउटर आ रहा होता। ठीक है ना, अभी होम आ रहा है, तो इसको अगर हम चला के देखें कि भाई चल भी रहा है या नहीं, रीलोड किया, बल्कि ये नहीं था ना, क्या कौन सा था हमारा, चलाया भी या नहीं, या ये था। ठीक है, ये क्या बोल रहा है भाई, इसको एसेट्स नहीं मिल रहे, तो होम के अंदर जाके इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको भी आप हटाओ। ठीक है, ये लो। ठीक है भाई, CSS वगैरह सारी जो है ना हम हटा देते हैं, और बस ये काउंटर बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्टोर को इंपोर्ट करेंगे जो हमने बनाया है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स से इंपोर्ट करेंगे प्रोवाइडर। क्या इंपोर्ट करेंगे, जैसे कि कॉन्टेक्स्ट हमें प्रोवाइडर दे देता ना रैपर, तो इसका रिएक्ट रिडक्स का भी है जो हमें देता है। प्रोवाइडर को हम प्रोवाइडर के अंदर अपनी पूरी ऐप को रैप कर देंगे। देखिए, अभी फिर बता रहा हूँ, अभी होम है, इसमें ऐप राउटर भी हो सकता है, जिसमें जितनी भी चीज़ें हैं ऐप की वो सारी आ जाती हैं। ठीक है, प्रोवाइडर को हम पास कर रहे हैं स्टोर, और इसमें आ जाएगा हमारा वाला स्टोर जो हमने बनाया। ठीक है, चला के देखना है प्रोजेक्ट को, अगर कोई एरर वगैरह नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि रिडक्स हमारे प्रोजेक्ट के साथ कॉन्फ़िगर हो गया है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद देखिए आप क्रिएट एक्शन वगैरह वाली जो चीज़ें हैं ना, इसने रिडक्स टूल किट ने हमें प्रोवाइड कर दी है। पहले हम जो है ना स्टेट को गेट करना सीखते हैं, एक्शन बाद में देखेंगे कि भाई कंपोनेंट के अंदर हम इसको कैसे गेट करेंगे। क्रिएट रिड्यूसर, और ये थोड़ा अलग तरीके से बता रहा है। अच्छा, इसका क्या था, एक मिनट, अगर हम होम में आए और अगर मुझे स्टेट चाहिए, यहाँ पे यूज किए डिजाइन तुमने ये रिडक्स लास्ट टूलकिट नहीं, ये सिंपल। ठीक है, तो यूज सेलेक्टर होता है ना, यूज सेलेक्टर एक हुक मिलता है आपको रिएक्ट रिडक्स से। ठीक है, आप यूज सेलेक्टर को कॉल करेंगे और इसके कॉलबैक फंक्शन में ना आपको स्टेट मिलेगी। अच्छा, पहले इसको देख लेते हैं स्टेट में हमें मिल क्या रहा है। ठीक है, हम बोलते हैं इसको स्टेट, सही है। तो कंसोल में देखते हैं कि कुछ आ रहा है नहीं आ रहा। देखिए, स्टेट में हमारे पास क्या आया, एक ऑब्जेक्ट, इसको हमने खोला तो इसमें क्या पड़ा हुआ है, यूजर, जो कि बिल्कुल खाली है। ठीक है ना, खाली क्यों है, क्योंकि हमने यूजर में जो हमने स्टोर बनाया ना यूजर का, ये वाला यूज रेड्यूसर में स्टेट में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल देते हैं लिस्ट। ठीक है, और इसमें देते हैं एरे।
अब आप देखेंगे इसके अंदर लिस्ट आ गई और एम्प्टी एरे और एक यूजर। अच्छा फिलहाल जो है ना हम इसकी एग्जांपल पहले देख लेते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से, ठीक है, फिर दूसरी से देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको बोलता हूँ काउंटर और इसमें मैं दे रहा हूँ 1। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो यूजर के अंदर काउंटर आ गया और उसमें आ गया 1, मतलब home.js के कंपोनेंट ने वैल्यू कहां से रीड की, स्टोर वाले ऑब्जेक्ट से, ऐसा ही है। आप क्या करें, यहां से स्टेट डॉट यूजर को करवा दे रिटर्न, कॉलबैक के अंदर से रिटर्न करवा दिया। अब यहाँ पे जो रिटर्न करवाया ना वो आपको यहाँ पे इस वेरिएबल में मिल जाएगा, मतलब यूज सेलेक्टर वो रिटर्न करके आपको दे देगा। अगर मैं console.log करवाऊं स्टेट को, तो स्टेट के अंदर क्या आना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए जिसके अंदर काउंटर की एक प्रॉपर्टी होगी। आ गया भाई। अच्छा इस काउंटर को हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे स्टेट डॉट काउंटर, ठीक है भाई, ये आ गया 1, ठीक है, 1 लिखा हुआ आ गया, बटन के अंदर ही 1 लिखा हुआ आ गया, एक्स्ट्रा चीजें हटा देते हैं, ठीक है। ये 1 को हमने कहां से रीड किया, स्टेट से। देखिए अब हम रिड्यूसर में आके अगर 1 को 2 करेंगे, 2 हो गया, 3 करेंगे 3 हो गया। इसका मतलब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये कनेक्ट हो गया हमारे रिएक्ट के कंपोनेंट के साथ। अच्छा अब अपडेट किस तरह करवाया जाए, तो ऑब्जेक्ट अपडेट करवाने के लिए हमारे पास एक हुक होता है, इसका यूज डिस्पैच, ठीक है। यूज डिस्पैच से हमें एक मेथड मिलता है जिसका नेम डिस्पैच है, ठीक है। यूज डिस्पैच से ही हमें मिल जाएगा, ऐसा ही है। हम क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं इंक्रीमेंट काउंटर का, और इंक्रीमेंट काउंटर को बटन के क्लिक पे कर देते हैं कॉल, ठीक है। अच्छा अब डिस्पैच को जब आप कॉल करेंगे ना, समझे डिस्पैच क्या कर रहा है, डिस्पैच हमारा जो ये रिड्यूसर वाला फंक्शन है ना इसको कॉल कर रहा है, ठीक है। अच्छा अभी देखिए मैंने डिस्पैच कॉल किया, मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, एरर आ गया। एरर क्या आया, ये बोल रहा है भाई एक्शन जो है ना उसको जो है ना प्लेन ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए बल्कि एक टाइप चाहिए जो कि अनडिफाइंड है, ठीक है, जो कि मैंने आपको समझाया था कि भाई एक्शन जो है आपसे एक ऑब्जेक्ट मांगता है जिसमें टाइप की प्रॉपर्टी होना जरूरी है। अच्छा अब मैं क्या करता हूं, डिस्पैच को एक ऑब्जेक्ट पास करता हूं और इसमें रखता हूं मैं टाइप में बोल देता हूं INC, मतलब इंक्रीमेंट। ये डिस्पैच क्या करेगा, मेरे रिड्यूसर को कॉल करेगा और जो कुछ भी मैं डिस्पैच में पास कर रहा हूं वो यहाँ पे मुझे एक्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। डिस्पैच में मैंने क्या पास किया, टाइप, एक्शन में मिल गई। देखिए मैंने कॉल किया डिस्पैच, क्या चला, रिड्यूसर वाला फंक्शन चला। रिड्यूसर वाला फंक्शन चला तो इसके पैरामीटर में हमें जो डिस्पैच से हमने ऑब्जेक्ट पास किया था वो यहाँ पे मिल गया, देखिए, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, इसके बिहाफ पे हम देखेंगे कि भाई एक्शन क्या आ रहा है। मैंने कहा भाई इफ एक्शन आ रहा है, अगर एक्शन डॉट टाइप अगर क्या है इंक्रीमेंट, तो आप क्या कर दो, स्टेट डॉट काउंटर को +1 कर दो, ठीक है भाई, और इसको जो है ना रिटर्न करवा दो यहां से, ठीक है। ऐसे नहीं, ऐसे होगा, ठीक है भाई। पुरानी वाली स्टेट ले लो पहले जो भी कुछ पड़ी हुई है, और उसमें काउंटर की एक नई वैल्यू को स्टोर करो और उसके अंदर क्या कर दो, एक इंक्रीमेंट करके दोबारा से पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दो, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, जब जब हम इसको कॉल करेंगे ना, ये इफ ट्रू होगा, ये रिटर्न क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है, इसका क्या मतलब है, पुरानी वाली स्टेट में जितना कुछ था वो लो और साथ में नई एक प्रॉपर्टी उसमें डाल के भेज दो। क्या होना चाहिए, अच्छा इसका एक फायदा ये है कि ये जो रिड्यूसर की स्टेट है ना,
ये भी कंपोनेंट की स्टेट की तरह काम करती है, मतलब जब इसमें कोई चेंज आता है ना तो तब भी कंपोनेंट रीरेंडर होता है। ठीक है भाई, तो अब देखिए मैं इस पे क्लिक करूंगा तो काउंटर बन गया। अब हमारे कंपोनेंट को कैसे पता चला कि अपडेट हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको क्या बात बताई, ये वाली स्टेट भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से काम करती है जिस तरह से हमारी लोकल स्टेट काम करती है। ठीक है भाई, समझ में आया? तो ये था इसका ओवरऑल ना। ठीक है, बीच में एक चीज बस हमारे पास है इसकी, अच्छा पहले तो थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा आपको, लेकिन इजी है काफी, अगर थोड़ा इसको समझे ना, इतना ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। पहले देखिए रेड्यूसर बनाया, रेड्यूसर में कुछ भी नहीं है, एक स्टेट है, एक ऑब्जेक्ट है, एक फंक्शन है। फंक्शन क्या कर रहा है, उस स्टेट को रिटर्न कर रहा है। ये देखिए ऐसा है कि दो ऑब्जेक्ट को मर्ज करने जैसा होता है ना। ये ट्रिपल डॉट स्टेट क्या करता है, स्प्रेड ऑपरेटर के ऊपर वाले ये ऑब्जेक्ट जो है ना, इसको पूरे को यहाँ पे ले आएगा। नहीं हटाए, हाँ वाला हटा दें, इस मसला नहीं है। ये आगे के लिए बताया मैंने कि हो सकता है काउंटर के अलावा पर यहाँ पे कुछ और भी पड़ा हो, आपके पास लिस्ट हो, आपके यूजर्स हो, ठीक है, आपके पास कुछ और भी हो, तो वो क्या करेगा, अगर मैं इस तरह करूंगा ना, वो सबको रिमूव कर देगा। ऐसा ही है ना, वो सबको रिमूव करके सिर्फ काउंटर ले आएगा। अब मैंने स्प्रेड ऑपरेटर क्यों लगाया, ताकि वो चीजें भी रहें और साथ में जो काउंटर वाली हमारी प्रॉपर्टी है ना, वो अपडेटेड जाए, वो अपडेट हो जाए और फिर अपडेट होने के बाद जाए। इस वजह से यहाँ पे लगाया। ठीक है भाई, तो देखिए अब अगर मैं अब होम पे आऊं और होम में आके मैं स्टेट को कंसोल, बल्कि मैंने करवाया है ना, देखिए मैंने काउंटर को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, स्टेट में काउंटर 4 भी आ रहा है और लिस्ट भी इसमें मौजूद है और यूजर भी मौजूद है। दोबारा किया, दोबारा दोनों चीजें मौजूद हैं। अच्छा, लेकिन अब अगर मैं इसमें से ये हटा दूं स्प्रेड ऑपरेटर, तो अब क्या होगा, मैं इंक्रीमेंट करूंगा, सिर्फ काउंटर आएगा, क्योंकि मैंने वहां से रिटर्न क्या किया है, काउंटर रिटर्न किया है। ठीक है, अच्छा हम जो है ना इसमें एक चीज और ये कर सकते हैं कि ये जो डिस्पैच वाली चीज है ना, इसको हम अलग फाइल में लेके जा सकते हैं। ठीक है, हाँ अलग से यूज डिस्पैच वे मिडिलवेयर, इसको हम ये बोलते हैं ना, लेकिन ये ओल्ड पे ना ले जाए, हाँ बल्कि यूज डिस्पैच आ गया, सेट टोकन्स, हाँ नहीं टूल किट नहीं है, हाँ ये तो देखिए इन्होंने बहुत इजी कर दिया है पहले से, वरना काफी मुश्किल था। मिडिलवेयर रिडक्स ने शायद कुछ डाली है। अच्छा ये भी मैं एक्स्ट्रा चीज में ढूंढ रहा हूँ, वैसे रिडक्स इतना ही, जितना अभी हमने पढ़ा ना, वही यही है। अच्छा हम जो है ना इसमें बिला वजह हमने यूज किया रिडक्स टूलकिट, इसको भी हम यहाँ से ना कटा सकते हैं। वैसे कैसे कटा सकते हैं, अगर हम यहाँ पे इंपोर्ट करवाएं फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, जो है ना हमें क्रिएट स्टोर देता है, क्रिएट स्टोर दे रहा है, नहीं दे रहा, बल्कि रिडक्स देता है वो, कंबाइन वो भी रिडक्स ही देता है ना। अच्छा रिडक्स टूलकिट अगर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे ना, तो इसकी जगह पे ना हमें हमारे पास एक पैकेज होता है रिडक्स यार्न ऐड सिर्फ रिडक्स, जो कि कोर पैकेज है ना रिडक्स का अपना, वो इंस्टॉल किया, तो रिडक्स से हमें एक मेथड मिलता है क्रिएट स्टोर। अच्छा डेप्रिकेट हो गया जब ही वो फिर यहाँ पे आ गया है, ये क्या बोल रहा है, क्रिएट स्टोर इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू नेवर, बल्कि नहीं है ना, क्रिएट स्टोर इज डेप्रिकेटेड। ठीक है, जिसकी वजह से, अच्छा ये क्या बोल रहा है, आप यूज करो, वी रिकमेंड यूजिंग कॉन्फ़िगर। अच्छा ये भी शायद कॉन्फ़िगर दे रहा हो, नहीं ये नहीं दे रहा। अच्छा ये खुद जब ही इसको ना यहाँ पे ले गए निकाल के टूल किट में, पहले ही इसमें था लेकिन इसको इससे निकाल के यहाँ पे ले गए,
कंबाइन रिड्यूसर वाले को भी लेकिन क्रिएट स्टोर तो चाहिए होगा ना, वरना एरर दे देगा ये। देखो एरर दे दिया, ठीक है। तो कंबाइन रिड्यूसर अलग चीज़ है। कंबाइन रिड्यूसर क्या था बता देता हूँ बल्कि ना, कि काफ़ी सारे रिड्यूसर्स को मिला के एक बना दिया करता था ये। लेकिन इन्होंने अच्छा काम किया वैसे ये ना, कि इससे ये सारी चीज़ें ख़त्म करके इन्होंने रिडक्स जेएस टूल किट निकाला है, जिसमें दोनों को मर्ज करके क्रिएट स्टोर मेथड होता था जो स्टोर बनाने के लिए था, और एक होता था कंबाइन रिड्यूसर जो सारे स्टोर को मर्ज करने के लिए था। तो इन्होंने उन दोनों को खत्म करके एक मेथड दे दिया कॉन्फ़िगर, जो कि दोनों काम कर रहा है। फायदे वाली चीज़ है, ठीक है। तो खैर हमने अब यही यूज करना है रिडक्स जेएस टूल किट। तो खैर ये है कि भाई मैंने तकरीबन आज से 1.5 साल पहले किया होगा ये रिडक्स। तुमने कब किया था भाई? नेक्स्ट टूल किट पे काम कर रहा था, हाँ ठीक है। सिर्फ टूल किट जो है, सही। तो इस वजह से भाई पुरानी चीज़ें अलग थी, लेकिन अभी भी खैर काफ़ी जो अपडेट आई है। अच्छा इसमें इशू क्यों नहीं होता भाई? डॉक्यूमेंटेशन आप इसकी जाके देखो, वहाँ पे सारा पता चल जाता है कि भाई पहले ये था अभी आ गया। अभी देखो मैंने इंस्टॉल करके जो है ना क्रिएट स्टोर मंगवाया, उससे उसने कहा भाई डेप्रिकेट हो गया ये। अब ये नहीं है, इसकी जगह पे ना अब हमने ये दे दिया है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये यहाँ पे आ रहा है। नहीं यूज़ तो बहुत होती है टूल हाँ, किट, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं पड़ी ना। लेकिन टूल किट जो है ना एडवांस है काफ़ी, जो है ना उसके अंदर कैशिंग का, यूज स्लाइसिंग का, लोडिंग का, तो उसके अंदर जो है ना डेटा परसिस्ट हो जाता है, उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अभी आपके लिए जो है ना अभी रिडक्स और रिएक्ट रिडक्स जो है वो यूज़ करो, टूल किट थोड़ी एडवांस है। अच्छा ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स डेटा वाले प्रोजेक्ट हो ना, वहीं पर ही इसकी इतनी ज़्यादा नीड होती है। वैसे इतनी ज़्यादा नीड होती भी नहीं है इसकी ना। कॉन्टेक्स्ट एपीआई से तकरीबन आपका जो काम है वो हो जाता है। देखिए सारी चीज़ इसने प्रोवाइड की है। अब ये देखें अलग से क्रिएट स्लाइस का एक मेथड दे रहा है, जिसने यहीं पर ही स्टेट और सब कुछ बना दिया। क्या ये नीचे जो है ना एक्शन से हम अलग अलग कंबाइन निकाल लेते हैं टूल किट में। तो बस कुछ फीचर इसने एडिशनल इसमें ऐड किए, बाकी जो सारी चीज़ें ना वो वही हैं। अच्छा ये अपने अंदर जो है एक्चुअली कैशिंग मेंटेन कर लेता है, सही है ना। कैशिंग का क्या होता है, आपके रिड्यूसर में डेटा पड़ा हुआ, जब तक एपीआई कॉल नहीं लेके जाएगा जब तक आपका डेटा अपडेट नहीं होगा, समझ ना, बाय डिफॉल्ट। लेकिन इसके अंदर मसले बहुत ज़्यादा आते हैं कि आपको किस तरीके से इसके अंदर क्यूरी होती है, म्यूटेशन होती है, ठीक है ना। म्यूटेशन क्या होती है, जिस तरीके से आप डिस्पैच कर रहे हैं ना, इस तरीके से एक म्यूटेशन बना लेते हैं। लेकिन उसके अंदर मसला ये आता है कि एक तो ये अपने अंदर कैशिंग मेंटेन कर रहा होता है, मतलब ये देखेगा बाय इसके अंदर इटसेल्फ मेथड है बहुत सारे, वो खुद ब खुद देखते हैं कि भाई एपीआई कॉल आएगी डेटा अपडेट करना, वरना तो ये डेटा अपडेट नहीं करता, इटसेल्फ एपीआई कॉल नहीं लेके जाता। लेकिन कहीं ये सही भी है, कहीं गलत भी है। अब आपको चाहिए फिर मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ये, अभी इतनी मेच्योर भी नहीं हुई है कि मतलब ज़्यादातर कंपनीज इसको यूज़ नहीं कर रही, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे करती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कैशिंग का मसला आ जाता है। मैंने जो पर्सनली इसको यूज़ किया, लेकिन उसके अंदर मसला ये आता है कैशिंग का। ये अपने अंदर जो है ना डेटा इटसेल्फ कैशिंग कर ले, उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है चीज़ें। जैसे सर ने बताया बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा एक इसके अंदर एक होता है डेटा परसिस्टिंग का, मतलब जैसे अभी सर ने एक स्टोर बनाया ना, रिफ्रेश करने के ऊपर डेटा गायब हो जाएगा। एक इसके अंदर होता है डेटा परसिस्टिंग का, उसके अंदर दो कॉन्सेप्ट होते हैं, वाइट लेबल और ब्लैक लेबल। वाइट लेबल क्या करता है कि आपका डेटा अगर आप उसको वाइट लेबल कर दोगे ना, तो डेटा कभी भी रिमूव नहीं होगा पेज के रिफ्रेश करने पे भी। वो हम इसलिए यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको यूज़ केस बताता हूँ। कोई आप फॉर्म बना रहे हो, अब फॉर्म की 100 फील्ड्स हैं, अब 20 का डेटा आपने लिख दिया, अब हो सकता है कि आपने रिफ्रेश कर दिया तो वो 20 फील्ड चली गई। तो फिर हम क्या करते हैं कि उसको डेटा जो है ना बार बार रिडक्स के स्टोर में सेव करा देते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि डेटा परसिस्ट की आपने मेथड लगाया हुआ हो। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं कि जब आप काम करते रहेंगे एडवांस, तो फिर ये करते रहेंगे, ठीक है सर। ठीक है भाई। अच्छा ज़्यादा भाई यूज़ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यार अब न्यू चीज़ें इतनी सारी आ गई हैं, तो इस वजह से हम देखते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि यार रिएक्ट क्यूरी जो चीज़ है, ये 10 स्टैक क्यूरी, ये ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग भाई। कि इसमें जो है ना चीज़ें काफ़ी वही चीज़ें वही हैं, मतलब उन चीज़ों को काफ़ी आसान करके दे दिया है। अब जैसे टूल किट में जो चीज़ें यहाँ पे है ना, देखिए एक्शन वाली चीज़ ना
इसमें से हट क्यों गई है? होता ये था कि आपको कोई एपीआई कॉल करनी है, एपीआई से डेटा लेके आना है और उसको रिडक्स में अपडेट करवाना है। तो एपीआई वगैरह से डेटा आने में टाइम लगता था, जिसकी वजह से रिडक्स जो है ना वो वेट नहीं करता था जब भी एक्शन कॉल करें। तो उसके लिए फिर हम मिडल वेयर लगाते थे, रिडक्स थंक वगैरह या फिर रिडक्स सागा वगैरह, ठीक है। तो फिर ये जो नई नई चीज़ें आई ना, इसमें ऐसी चीज़ें हमें मिल गई कि अब उन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जैसे रिडक्स टूल किट में ये जो आप देख रहे हैं ना क्रिएट एपीआई वगैरह, इसका काम क्या है? इसका काम यही है कि जो हम वो एक्सियोस यूज़ करते हैं, फैच यूज़ करते हैं, एपीआई कॉल वगैरह कर रहे होते हैं, तो इसने क्या किया है कि आप जो है ना ग्लोबल एक फाइल बना लो, ठीक है, और उस फाइल में अपने जितनी भी एपीआई के एंड पॉइंट्स है वो पहले से डिफाइन कर दो। और ये तरीका है इसको बनाने का ना कि पॉकीमॉन एपीआई, इसका रिड्यूसर पाथ बता दिया कि भाई ये इसका रिड्यूसर पाथ है, मतलब जो भी इससे डेटा वगैरह रिसीव होगा वो सारा इस रिड्यूसर में जाके सेव होगा, ठीक है। दूसरा इसका एंड पॉइंट आपने बता दिया कि भाई ये इसकी बेस यूआरएल है और इसका ये एंड पॉइंट है, ये रहा क्यूरी के अंदर pokemon/name। तो अगर आपने इसको कॉल करवाना है तो आप किसी भी कंपोनेंट में अभी आपको ना एक हुक देगा, जिस हुक के थ्रू जो है ना, जैसे ये रहा यूज पॉकीमॉन बाय नेम क्यूरी, ठीक है, यूज पे जो भी आप बनाएंगे उसी नेम से आपको ना ये दे देगा। ये इस तरीके से होता है। देखें ऊपर अगर मैं बना रहा हूँ ना, किस नाम से मैंने बनाया है इसको, ये बाय डिफॉल्ट अपने, देखिए मैंने पॉकीमॉन बनाया ना, तो इसको बाय डिफॉल्ट इस मेथड से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे बनाया पॉकीमॉन एपीआई, तो यूज गेट के लिए, हाँ ये मैंने बनाया ना, यूज गेट के लिए मुझे गेट की, जब मैं जिस तरीके से हमने जो सिलेक्टर यूज किया था ना, तो इसके लिए हम यूज गेट यूज करेंगे। मतलब मैंने पॉकीमॉन बाय नेम क्यूरी लिखी ना, तो उससे पहले मैं यूज गेट बाय डिफॉल्ट लगा दूंगा। अब यहाँ पे मैं यूज सिलेक्टर वाला काम नहीं करूंगा। इसी तरीके से इसकी यूज पोस्ट की होती है, सही है ना। जब आप पोस्ट का एंड पॉइंट जब यहाँ पे आप बनाएंगे ना, क्यूरी आप जब अपनी बनाएंगे, तो उसके आगे जैसे आपने यहाँ पे नाम लिखा गेस्ट पोस्ट पॉकीमॉन बाय नेम, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यूज पोस्ट कैमल केस के अंदर लिखेंगे पहला, सही है ना। बाकी इसी तरीके से आप इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। अब जब यहाँ पर आप आएंगे ना, तो ये एक तरीके का हुक बना देगा अपनी तरीके से ना, ये इटसेल्फ खुद ही बना देगा। ये आपको देना पड़ेगा लाजमी, जिस नेम से आप बनाएंगे ना उसी नेम का आपको कैमल केस के अंदर ये बनाना लाजमी है। ये बाय डिफॉल्ट मेथड है, समझ लें। वहाँ पे आप यूज सेलेक्टर से निकाल लेते, और यहाँ पे जब आप उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। और फिर आप जब यहाँ पे जाएंगे ना, तो यूज़ इस तरीके से वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसके अंदर जो है ना इटसेल्फ ये तीनों चीज़ें मिल रही होंगी। मैंने बताया ना बाय डिफॉल्ट मेथड है। डेटा के अंदर आप कंसोल करेंगे, बाय डिफॉल्ट आपकी स्टेट मिल जाएगी रिड्यूसर की, सही है। लोडिंग के अंदर इटसेल्फ आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे डेटा आएगा वो अपने अंदर कैशिंग मेंटेन कर रहा होगा। जैसी डेटा की रिक्वेस्ट जाएगी ना गेट की एपी, आपने यूज इफेक्ट के अंदर लगाया, तो ये बाय डिफॉल्ट हो जाएगा ट्रू। जैसी डेटा आएगी फॉल्स हो जाएगा। एरर के ऊपर बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये अच्छा, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे लेट से आपके पास 10 हैं, सही है, 10 हैं, तो आप डेटा के आगे कॉलन करेंगे ना। लेट से ये मेरे पास क्या है, पॉकीमॉन बाय नेम, मैं कॉलन करूंगा इसके आगे, डेटा के आगे कॉलन, और यहाँ पे लिख दूंगा पॉकीमॉन बाय नेम क्यूरी स्टेट। तो इसका नाम फिर आपको डेटा से नहीं मिलेगा, ये फिर किससे मिलेगा, पॉकीमॉन स्टेट बाय नेम क्यूरी। मतलब कुछ भी आप नाम रख लें, अगर इसको डेटा मिलेगा ना, डेटा आपने 10 म्यूटेशन बनाई हुई, 10 क्यूरी गेट कर रहे हैं आप, हो सकता है फाइल्स के अंदर मल्टीपल आपने स्टोर बनाए हो, तो फिर हम क्या करते हैं, डेटा के आगे कॉलन लगा देते हैं। कॉलन लगाने के बाद उसका नाम तो समझ लें डेटा ओवरराइड हो जाएगा वेरिएबल से, सही है ना। तो इस तरीके से एरर है, इस लोडिंग है। देखिए चीज़ बहुत अच्छी है, इस्तेमाल करें, लेकिन अभी के लिए ना आपके लिए जो है थोड़ी सी एडवांस है। इसके अंदर आप फंस जाएंगे कि यार कैशिंग मेंटेन हो रही है, ये हो रही है। चीज़ बहुत अच्छी है, इसके अंदर आपको सारे एक्शंस मिल जाएंगे, रिड्यूसर मिल जाएंगे बाय डिफॉल्ट मेथड। अच्छा, अगर मैं बात करूँ ना सागा की, तो सागा के लिए है ना, मुझे इस काम के लिए ना 3 चीज़ें बनानी पड़ेंगी, एक्शंस 3 बनाने पड़ेंगे भाई। मैं जब एपीआई मैंने कॉल करी, मैं क्या करूँगा, लोडर को बाय डिफॉल्ट तो मैं उसको क्या रखूँगा, अगर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्या रखूँगा, है फॉल्स क्यों रखूँगा भाई। रिक्वेस्ट करने पे तो मुझे ट्रू करना है ना, मैं ट्रू करूँगा, मेरा काम बढ़ेगा। सबसे पहले मैंने रिक्वेस्ट करी, मैंने लोडर को क्या किया, ट्रू किया। सक्सेस के ऊपर क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। एरर के ऊपर क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। तो मुझे 3 ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे एक्शन के, सही है। मेरा
लाइन नंबर अगर मैं देखा जाए तो तकरीबन मेरा ये 10 लाइनों का काम है। अब ये इस लोडिंग जो ना इटसेल्फ खुद ही कर लेगा। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो ये हुक्म बना है ना, इसके अंदर ये मुझे करने की 3 एक्शंस बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने इस लोडिंग किया, जैसे एपीआई कॉल जाएगी ऑटोमेटिकली इसको ट्रू करेगा, सही है। जैसे सक्सेस आएगा, फॉल्स लगता है, एरर आएगा तो मुझे फॉल्स मिल जाएगा। और एरर के अंदर ही मुझे यहाँ पे इस एरर के मेथड के अंदर मुझे बता देगा कि भाई आपका एरर क्या है, सही है ना। मुझे अलग अलग से एक्शन बनाने की जरूरत नहीं तो फिर मुझे क्या करना पड़ता, एक्शन जो मैं एरर का बना रहा हूँ ना उसके अंदर भी मैंने एक रिड्यूसर की जो है ना स्टेट बनानी पड़ती। तो सारा काम इसने जो है ना बहुत आसान कर दिया। लेकिन वही बात है कि आप जब करेंगे तो कैशिंग के थोड़ा बहुत मसला आएगा। कैशिंग के मसले भी रिजॉल्व कर सकते हैं हम, लेकिन वो थोड़ी फिर कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं चीज़ें, सही। अच्छा देखिए, इस सब चीज़ों की ना वैसे आप बोल रहे हो यार इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो रही हैं, ये है क्या चीज़, ज़रूरत क्या आई ना, पहले इस चीज़ को समझे कि अब डिटेक्स हम क्यों पढ़ने लगे कि हमने देखी कि यार एक प्रॉब्लम है हमारे पास कि होम है और अबाउट है, 2 अलग अलग पेज हैं। होम से अबाउट को डेटा देना है, नहीं दे सकते। अब अबाउट से होम को देना है, नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, दोनों अलग सेपरेट पेजेस हैं, ठीक है। देने का तरीका क्या है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई या फिर रिडक्स हमने देखी कि भाई इस तरीके से देंगे। तो बेसिकली डेटा देने की जरूरत कब पड़ती है ना, अब बोलेंगे भाई जरूरत ही क्या है, डेटा दो ही नहीं, एक दूसरे को क्या करोगे देके, हो सकता है ना। तो जरूरत कब पड़ती है डेटा देने की कि आप जो है ना एक एपीआई यूज कर रहे हैं। अब जैसे फेसबुक पे आप अगर जाएं, फेसबुक पे होम पेज पे पोस्ट आपको नजर आ रही होती है, पोस्टें सारी, ठीक है। और अगर अपनी प्रोफाइल पे जाएं वहां पे भी पोस्टें नजर आ रही होती हैं। दोनों में फर्क क्या है, आपको अपनी प्रोफाइल पे फिल्टर लगा हुआ होता है कि जो आपने की वो नजर आ रही है और होम पे सारी नजर आ रही है, लेकिन डेटा सेम है दोनों के पास ना, वो भी पोस्ट है और ये भी पोस्ट है और 2 सेपरेट पेजेस हैं और डेटा सेम यूज कर रहे हैं। अब मैं बोले यार होम पे भी सेम डेटा है, अबाउट पे भी सेम डेटा है, तो क्यों ना मैं अबाउट पे आके दोबारा एपीआई कॉल करने के बजाय होम से डेटा ले लूं, सही है ना भाई। कि अगर मैं अब होम पे मेरे पास डेटा है, एपीआई कॉल करके आया था, अब मैं अबाउट पे आऊं दोबारा एपीआई कॉल करूं। देखिए एपीआई कॉल जो है ना ये हमें कम से कम रखनी होती है कोशिश करके, ताकि हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस अच्छी आए। वरना तो आप धड़ाधड़ एपीआई कॉल मार दें कोई मसला नहीं है, लेकिन इससे एपीआई की एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी थोड़ी, अगर बहुत ज़्यादा आप एपीआई कॉल चला रहे होंगे, ठीक है। तो कोशिश ये करता है डेवलपर कि भाई एपीआई कॉल कम से कम रखें और डुप्लीकेट ना हो। कि आप थोड़ी देर पहले हमने होम वाले पेज से हमने गेट पोस्ट की एपीआई कॉल की थी, जो सारी पोस्टें उठा के लेके आया था, सही है भाई। हम अबाउट पे गए, अब अबाउट पे भी हमें पोस्ट चाहिए, तो क्या आप दोबारा एपीआई कॉल करें, वहां से फिर आएंगे, जबकि ऑलरेडी वो एपीआई का डेटा हमारे होम पेज पे लोड हो चुका था। बात समझ में आई वाली जो चीज मैं समझा। तो ये प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिडक्स था, रिडक्स के एक्शन और ये सब। रिडक्स के एक्शन से क्या होता था कि अब ग्लोबल फाइल बना दी, एक ग्लोबल फाइल बन गई। होम पे आपने एपीआई कॉल की तो हुआ क्या, उस एपीआई से डेटा आया और वो डेटा रिडक्स में सेव हो गया, ठीक है। अब आप आ गए अबाउट पे, और अबाउट पे सेम डेटा आपको दोबारा चाहिए, तो आप क्या करोगे, दोबारा एपीआई कॉल नहीं करोगे बल्कि रिडक्स से उठा लोगे। तो ये प्रॉब्लम थी और ये सोल्यूशन था कि भाई ऐसे। तो रिडक्स पहले कुछ और था, अब कुछ और है। पहले रिडक्स जो है ना काफी अलग तरीके से इसके सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा था, मिडिलवेयर डाल के और पता नहीं क्या क्या उसमें डाल के, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। लेकिन अब इसने जो है ना काफी आसानी कर दी है। अब ये आपको ना एक रिडक्स जेएस टूलकिट दे रहा है। इसका फायदा ये है कि क्यूरी आपको दे रहा है, ये बोलता है आप हर पेज पे एपीआई कॉल करो, हर पेज पे करो, कोई मसला नहीं है, मैं संभाल लूंगा। मुझे याद रहेगा कि आपने होम पे एपीआई कॉल की थी, मैं उसका डेटा अपने पास रख लूंगा पहले से ही। आप अबाउट पे जाओ, दोबारा एपीआई कॉल करो, तो अब मैं जो है ना एपीआई से डेटा लेके नहीं आऊंगा, बल्कि जो मैंने रख लिया था पहले वहां से लेके आ जाऊंगा। ये इसका काम है, समझ में आया, ठीक है। लेकिन जब तक प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी ना कि क्या है, कि हम ये क्यों यूज कर रहे हैं, जब तक वो चीज समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो रिएक्ट क्यों यूज कर रहे हैं, जैसा प्रॉब्लम थी कि भाई एचटीएमएल में एक ही कोड को बार बार हर फाइल में कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा था, ठीक है। फिर काफी सारे इश्यूज और थे, एक चीज चेंज आई तो हर जगह चेंज करो,
परफॉर्मेंस वाइज एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं तो पूरा लोड होगा। रिएक्ट पे क्या फ़ायदा होगा, सिंगल पेज हो गया, परफॉर्मेंस अच्छी हो गई, एक चीज़ को हर जगह यूज़ कर लिया, वो प्रॉब्लम थी, रिएक्ट उसका सोल्यूशन। अब रिएक्ट में क्या प्रॉब्लम थी, डेटा फैच करने की, उसका सोल्यूशन ये है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास ये जो नई नई चीज़ें, अब जैसे 10 स्टेक क्यूरी जो है ना बहुत पॉपुलर है आजकल, बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं। एक ये भी है और एक और क्यूरी है, पता नहीं उसका क्या नाम है, सागा। इसके अलावा यूज़ किए नहीं, मैंने यही वाली यूज़ की है 10 स्टेक वाली। एक दूसरी भी है, उसका पता नहीं क्या नेम होगा। तो ये बहुत पॉपुलर है और ये सारा काम जो है ना वो कर देते हैं। अब देखिए इसके फीचर्स आप देखें, ऑटो रिफेचिंग, बैकएंड एग्नोस्टिक, पैरेलल क्यूरीज के भाई एक ही टाइम में आप मल्टीपल क्यूरीज आप कर रहे होंगे, स्क्रॉल रिकवरी, ठीक है भाई, रेंडर एज यू फैच, ऑफलाइन सपोर्ट कि भाई एक बार आपने डेटा फैच कर लिया, नेट बंद हो गया तो डेटा इसके पास होगा अवेलेबल, ठीक है। ये पीछे सारी चीज़ें खुद मैनेज कर रहा होगा, रिडक्स वगैरह, स्टोर, ग्लोबल स्टोर वगैरह। रिडक्स का अलग मतलब रिडक्स एक पैकेज का नाम है, बेसिकली वो कर क्या रहा है, पीछे डेटा आपका मैनेज कर रहा है। तो ये भी पीछे डेटा मैनेज कर रहा होगा और जब ज़रूरत पड़ेगी आपको वो डेटा ला के दे देगा। तो इस तरह इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो हमें मिल रहे हैं, ठीक है। ऑटो कैशिंग, ठीक है भाई, ये ऑटो कैशिंग से यही होता है कि भाई एक बार आपने एपीआई कॉल की, दूसरी बार जब आप करेंगे ना तो वो एपीआई से डेटा नहीं आएगा बल्कि कैशे से आएगा, ठीक है। तो ये पॉलिंग, इसमें सबसे इतनी बेहतरीन चीज़ डाली है, रियल टाइम क्यूरीज इसको बोल सकते हैं या पॉलिंग बोल सकते हैं। कि अब जैसे फायरबेस पे हमने देखा रियल टाइम डेटाबेस, भाई बड़ी आसानी से उसने बना के दे दिया, लेकिन सारे डेटाबेसेस ऐसे नहीं होते। डेटाबेस को रियल टाइम बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो क्यूरी ने हमें ना पोलिंग का ऑप्शन दिया। पोलिंग का ऑप्शन क्या करता है, क्यूरी को अगर आप एक टाइम दे देंगे, इंटरवल दे देंगे कि 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, तो ये हर 3 सेकेंड बाद ऑटोमेटिकली खुद उस क्यूरी को कॉल करता रहेगा। अब जैसे आप चैट बना रहे हैं ना, चैट पे आपने मैसेजेस को फैच किया हुआ है, अब जैसे ही आपने किसी को मैसेज भेजा उसके पास वो शो नहीं होगा जब तक वो पेज रिलोड नहीं करेगा, ऐसा ही है, क्योंकि रियल टाइम नहीं है ना भाई। फायरबेस तो रियल टाइम था, वो कर रहा था, उसने लिसनर लगाए हुए थे। तो अब होना ये क्या करेगा, उसके पास जितना भी टाइमर हमने लगाया होगा 2 सेकेंड 3 सेकेंड बाद खुद रिफेच कर देगा, जैसे ही रिफेच होगा उसको मैसेज नजर आ जाएगा फौरन से। तो इसको बोलते हैं लॉन्ग पॉलिंग, ठीक है। तो ये इस तरह की चीजें आपको दे रहा है। तो काफी सारी चीजें, इनफाइनाइट स्क्रॉल क्यूरीज, आप जो बनाते हैं ना कि भाई स्क्रॉल एंड हो तो नया डेटा लेके आओ, तो इस तरह की चीजें मिलती हैं जिसकी वजह से हम जो है ना ये चीजें यूज करते हैं नई नई। अब तो अगर हम देखें ना कि अगर इसकी बात करें, इसका गिटहब आके देखेंगे कितना फेमस है, तो इसने तकरीबन 38,000 के करीब स्टार्स लिए हैं, ठीक है, क्यूरी ने। और अगर हम देखें कि रिडक्स कितनी यूज़ हो रही है, उसको कितना लोग अच्छा समझ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें लिए मैं 10,000 हिस्सा। इसका मतलब किसको लोग ज़्यादा अच्छा समझ रहे हैं, 10 स्टेक क्यूरी को, ठीक है। तो आजकल हम भी कौन सी यूज़ कर रहे हैं भाई, ये वाली, ठीक है। लेकिन रिडक्स मैंने शुरू में भी स्टार्ट करते हुए बताया कि यार सिलेबस का हिस्सा नहीं है, एक फ्लेवर लेने के लिए हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि भाई एक ये भी चीज़ थी कभी रिएक्ट में और ज़रूरत पड़ सकती है, कभी ना ज़रूरत पड़ सकती है, तो इस वजह से हम इसको देख रहे हैं। इस काम के लिए किसी और काम के लिए भी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे मैंने आपको बताया ना, हमें एक काम आजकल कर रहा हूँ कि 2 अलग अलग एप्लीकेशन के बीच में स्टेट डाल रहे हैं, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो आप देखिए तो इसकी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है अभी टूल किट वगैरह वाले की। अगर आप रिडक्स की देखें तो इसकी होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि बहुत ओल्ड है, काफ़ी टाइम से चल रहा है। अगर आप इसकी ऑफिशियल देखें ना, हाँ देखिए 23,000 स्टार्स हैं इसके गिटहब रेपो पे, लेकिन इसके आगे नहीं है कुछ भी, ठीक है। इसमें देखिए 38 आए हुए और इसमें 23 आए हुए। तो इसके 10 स्टेक के साथ एक और तो इसका नेम मैं भूल गया, लेकिन यही ज़्यादा यूज़ हो रही है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये भी हम देखेंगे, समझेंगे सही से, और बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है ये ना। और जितने फीचर्स ये रिडक्स टूल किट आपको दे रहा है ना, उससे ज़्यादा ही आपको दे रहा है,
ठीक है। तो इस वजह से अब हम ये ज़्यादा यूज़ करते हैं और इसकी सपोर्ट जो है ना वो हर जगह पे रिएक्ट में, व्यू में, ठीक है, एंगुलर वगैरह में भी होगी, पता नहीं इसने लिखा नहीं। बाकी ये सेवलेट भी जो है ना एक फ्रेमवर्क है पूरा रिएक्ट एंगुलर वगैरह की तरह, तो इसमें भी इसकी सपोर्ट है और बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है जितना हमने अभी रिडक्स में देखा ना, पता नहीं क्या क्या रेड्यूसर और ये सारी चीज़ समझी। इसमें जो है ना इतनी सारी चीज़ें नहीं है, इसमें चीज़ें जो है ना इसने काफ़ी आसान कर दी हमें। देखें बहुत आसान सा कोड सामने हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है ना ये हम थोड़ा डिटेल में समझ लेंगे 10 स्टेक क्यूरी, ताकि जो भी चीज़ें वो क्लियर हो जाएं। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा पता है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे ना तो फैच एक्सक्यूज लगाने में आपको ना ज़्यादा टाइम लगेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। इसमें जल्दी जल्दी काम होगा क्योंकि इसमें फैच एक्सक्यूज वगैरह नहीं लगाने, डेटा आप रेडीमेड आपको बना बनाया आप इसमें मिलेगा आपको। तो इस तरह के फीचर मिलने की वजह से आपका काम जो है ना और ज़्यादा जल्दी होगा, ठीक है। तो इस हैकाथॉन में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, हैकाथॉन में बस आपकी रिक्वायरमेंट है रिएक्ट, फायरबेस, रिएक्ट में कॉन्टेक्स्ट एपीआई वगैरह अगर डालनी हो तो डालेंगे बस, ठीक है। हमारा जो न्यू वाला सिलेबस है ना तो उसमें भी मैंने शायद यही डाला है 10 स्टेक क्यूरी ना, बनाना क्या होगा पता नहीं अभी तो देखो फिग्मा फाइल हमें पहले दे क्या होता है। तो इसमें जो है ना रिएक्ट में हमने क्या डाला हुआ है, ये देखें भाई, रिडक्स भी है और रिडक्स के साथ साथ जो है वो 10 स्टेक क्यूरी, हाँ ये ए होप्स था ये शायद, ये भी जो है ना ये उसका है अलीबाबा, बल्कि आपको बताया भी था मैंने शायद। तो ये भी जो है ना कुछ इस तरीके की चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि ये दोनों प्रोवाइड कर रही है लाइब्रेरी। तो इसमें भी एपीआई वगैरह ये सब चीज़ें आप जो है ना मैनेज कर सकते हैं। हुक्स देखें इसमें ये जो दे रहा है काफ़ी सारे, देखें यूज़ रिक्वेस्ट, और इसमें भी एपीआई कॉल्स और ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा है। बहुत सारे फीचर्स दे रहा है। तो ये पावर्ड बाय अलीबाबा, अलीबाबा ने बनाया। 10 स्टेक जो है ये अलग एक सेपरेट कंपनी है जिसने ये बनाया, ठीक है। लेकिन अगर हम ए हुक्स की देखेंगे भाई इसकी कितनी है रेंज, तो 13,000 के करीब है। लेकिन अच्छी चीज़ें ये भी आजकल बहुत चल रही है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर जा रहा है आजकल ना, क्योंकि इसने चीज़ें इतनी दे दी हैं, स्टेबल बहुत है और पॉपुलर इतना हो गया है, तो इसकी वजह से लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये देख लेंगे। इसके अलावा जो बस रिएक्ट के हमारे जो हुक रहते हैं बस वो है, हैकाथॉन तक जो है ना हम वेट करेंगे, ठीक है। या अगर हुआ तो हम जो है ना नोड.जेएस वगैरह स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अलग उसका प्लान है कि हैकाथॉन के बाद जो है वो नोड.जेएस और रिएक्ट नेटिव जो होगी ना उसको एक साथ सबको पढ़ाया जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह देखेंगे कि भाई क्या होता है। तो नेक्स्ट संडे जो है ना हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हैकाथॉन हो जाए, क्योंकि अभी कुछ क्लासेस हैं हमारी कि जिनमें कुछ चीज़ें रहती हैं तो रिएक्ट की, तो वो हो जाए तो उसके बाद सब रेडी होंगे हैकाथॉन के लिए, तो फिर हम हैकाथॉन की तरफ जा सकते हैं, ठीक है भाई। जो हमारे पास टाइम होगा तो हम कोशिश करके इसी प्रोजेक्ट्स पे लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है ना हमने क्विज ऐप भी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। देखिए जितना कुछ भी पढ़ा है ना ये जो है ना इतना समझ में नहीं आता, थोड़ा बहुत समझ में आता है, मतलब जितने थ्योरी बंदा पढ़ता है ना तो 50-50 समझ में आता है बंदे को, लेकिन जब बंदा प्रैक्टिकल करता है ना उसको 100% समझ में आता है, ठीक है। तो अभी देखिए 4-5 लोग ही लगे हुए हैं मेरे ख्याल से, और जो 4-5 लोग लगे हुए ना माशाल्लाह यार बहुत अच्छा काम किया है मेरे ख्याल से, जो हमने देखा ना अभी चला के इसको बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। और समझ में भी आ रहा है और टीम वर्क कर लिया, बहुत बड़ी बात है कि भाई मिलके काम कर लिया। भले कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं वो तो खैर अभी मैनेज नहीं हो रहे, एक तो बिगिनर लेवल है ये मसला और एक मैनेज नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए अब ये काम किया ना, अब अहमद ने देखा कि यार ये बिला वजह यहाँ पे पड़ा हुआ है इसको मैं हटा देता हूँ, ये नहीं किया जाता रियल प्रोजेक्ट में, ये नहीं किया जाता कभी भी कि भाई बिला इजाज़त कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं की जाती, ठीक है। अगर ये ऐसी पड़ा हुआ होता ना तो अहमद क्या करता मुझे बताता कि भाई सर ये पड़ा हुआ है यहाँ पे मैं इसको हटा दूँ, मैं इसको बोलता अच्छा हटा दो तो फिर ये हटाता। अब इसने अपनी मर्जी से रिमूव कर दिया बोर्ड वगैरह तो कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए, ठीक है। तो ये होता है, प्रोफेशनल तरीका यही है कि भाई अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना, आपने जो करना है ना वो प्रोजेक्ट मैनेजर जो आपका होगा उसकी मर्जी से करना है,
उसको बोल के करोगे कि भाई मुझे ये हटाना है, फिर वो क्या करेगा, एक टिकट बनाएगा गिटहब पे या कहीं पर भी, ताकि जो आपके टीम मेंबर हैं दूसरे उनको भी पता चल जाए कि अहमद जो है ना वो इस चीज़ पे काम कर रहा है, फिर वो लोग उस चीज़ पे काम नहीं करें, उस फाइल में काम ना करें। ठीक है, तो उससे फिर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता कभी भी, और काम जो है ना बिल्कुल अच्छा होता है, प्रॉपर होता है। तो इसको कंप्लीट करें SMIT शेयर को, फिर इसको लाइव करते हैं। डोमेन वगैरह खरीद लेंगे, मसला नहीं है, मेन डोमेन पे लाइव कर देते हैं। देखें ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। हम क्या करेंगे, अभी इसमें ना CI/CD भी डाल देता हूँ मैं कि भाई आप गिट पे पुश करो, डिप्लॉय हो जाए खुद। और फिर जब हम डोमेन खरीद लेंगे ना, डोमेन को भी इसके साथ फिर कनेक्ट कर देंगे। आपने गिट पे पुश किया, वहाँ पे डोमेन पे लाइव, ठीक है, तो इस तरह हो जाएगा। तो फिर जो लोग काम कर रहे हैं, फिर वो हम लोग आपस में मीटिंग रख लेंगे, आधा घंटा 1 घंटा इस वीकेंड पे कभी लगा देंगे इस पे। ठीक है, चीज़ें समझ लेंगे थोड़ी, और जो जो इश्यूज आ रहे हैं उसको देख के फिर जो है वो हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये समझ ले आपका ना फाइनल प्रोजेक्ट्स की तरह है। क्या मेरी कोशिश होती है कि भाई मॉड्यूल खत्म हो रहा हो ना, तो एक फाइनल प्रोजेक्ट दे दिया जाए जिस पे बहुत सारा काम करना पड़े, प्रैक्टिकल बहुत करना पड़े। तो आप अपना फाइनल प्रोजेक्ट जो है ना ये समझ सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए इंडिविजुअली दिया जाता है ना, तो फिर एक बना लेता है, 2 बना लेते हैं, बाकी सारे बैठे रहते हैं। अब ये काम ऐसा दे दिया है कि भाई मैं एक प्रोजेक्ट बना दिया, सब मिलके करो। ठीक है, तो इसमें हर कोई थोड़ा थोड़ा काम कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इस चीज़ में ना काफ़ी सारी चीज़ों की एक साथ लर्निंग हो रही है आपकी। प्रोजेक्ट पे जो काम कर रहे हैं उसकी लर्निंग, गिटहब की लर्निंग, टीम वर्क की लर्निंग, जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है उसकी लर्निंग। ठीक है, तो हर चीज़ की लर्निंग आपकी हो रही है इसमें। तो इसको थोड़ा ऐसा कर देते हैं कि इसको ऐसी शक्ल मिल जाए कि इसको ना लाइव डोमेन पे लाइव कर सकें हम। उसके बाद जो है फिर हम क्विज़ ऐप स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह क्विज़ ऐप स्टार्ट करते हैं, और क्विज़ ऐप ऐसी बनाएंगे कि भाई जो SMIT में यूज़ हो सके। पहले अच्छा सा डिज़ाइन फाइनलाइज करेंगे कि ये डिज़ाइन होगा, क्विज़ ऐप हमारी जो है ना वैसे दिखेगी। ठीक है, मैंने दी 2-4 लोगों को बनाने के लिए। ठीक है, और थे भी सीनियर, मैंने अच्छा बना देंगे, वही डिज़ाइन ऐसा आया, मैं दिल नहीं करा उसको लाइव करने का ना। ठीक है, तो इस तरह कुछ लोग मिलके पहले डिसाइड करें कि भाई क्या होना चाहिए। अच्छा, हम इसमें एक और चीज़ खोल सकते हैं, हम ऑल SMIT के लिए इसको खोल दें, भाई किसी भी क्लास का स्टूडेंट है जो भी आए इसमें अपना कंट्रीब्यूट करें। इस तरीके से कुछ बनाते हैं हम। ठीक है, कि भाई गिटहब पे सारी चीज़ें मेंशन होंगी कि हमें इस प्रोजेक्ट में इन चीज़ों की नीड है। ठीक है, जो काम करना चाहता है वो कमेंट करे, हम उसको असाइन करें, वो काम करे। तो इस तरह से ना बेहतरीन काम हो जाएगा, स्टूडेंट्स की लर्निंग हो जाएगी, SMIT को चीज़ भी मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जब वो चीज़ चलेगी तो उस स्टूडेंट के लिए भी बड़ी बात होगी कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से इनका नेम भी लिखा हुआ आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखें 5 कंट्रीब्यूटर्स हो गए। ठीक है, जिसमें कि गौस है, एक मैं हूँ, ठीक है भाई मैं भी हूँ, और अहमद है, और इसमें खिज़र है, और मोहम्मद यासिर और उस्मान। तो 5 लोगों ने इसमें काम किया है। तो अगर इसमें 100 लोग आ जाए ना, फिर देख कितना फास्ट काम हो रहा होगा यार, इतना जल्दी तैयार होगा ये, लेकिन मैनेजेबल वे में। ऐसा नहीं कि सारे यार दौड़ शुरू हो गए, किसी ने हेडर, किसी यहाँ पे हमारे 100 के 100 हेडर बन गए, अब 100 हेडर को लगाएं क्या, परेशान। ठीक है, इस तरह कभी भी काम नहीं होगा। ये इश्यूज वाली चीज़ अच्छी है। आपको जो काम करना है ना, पहले देखें वो यहाँ पे इश्यूज में है या नहीं। नहीं है तो बना देना आप, इशू से पहले काम नहीं करें अपना। अगर है तो इशू को खोल के देखिए क्या किसी को असाइन तो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ हो तो मैसेज डालें कि भाई अगर कोई नहीं कर रहा तो मुझे असाइन कर दो। ठीक है, तो आपको जब असाइन हो जाए फिर काम करना शुरू करें उसके ऊपर। ये इसका जो है ना बेस्ट तरीका है काम करने का। ठीक है, वरना जो है ना हम इसको एक और तरीके से मैनेज कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स को यूज करके। ठीक है, यहाँ पे हम बना देंगे बोर्ड, एक बोर्ड बन जाएगा। बोर्ड में क्या होगा कि जितने भी टू आइटम्स है ना सारे पड़े हुए होंगे। ठीक है, वो भले मैं डाल दूंगा ट्रेलो टाइप, अगर किसी ने ट्रेलो यूज किया हो तो जो उन आइटम्स पे काम करेगा उसको असाइन हो जाएगा वो,
उसके अलावा उन पे कोई काम नहीं करेगा। जब वो पीआर बनाएगा ना पुल रिक्वेस्ट, तो उस पे वो जो टिकट होगा उसका लिंक होगा, उससे कनेक्ट हो जाएगा, वो खुद कनेक्ट हो जाएगा। तो पता होगा मुझे कि भाई ये इस टिकट की पीआर आई है, ताकि मैं मर्ज करूं, दूसरी पीआर देखूं ही ना। तो फिर ये एक बेस्ट तरीका होता है किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज करने का, ठीक है। और अभी जो देखें जो लैग आ रहा है ना मार्केट में स्टूडेंट्स में हमारे, वो यही है कि भाई काम आता तो है, लेकिन जब इस तरह के एनवायरनमेंट में जाते हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं स्ट्रेस लेके, क्या हो गया, मैंने तो इतना सारा सीखा था और यहाँ आके मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। वाकई ऐसा होता है। फिर इश्यूज आते हैं, भाई जूनियर बंदा था, इसने हमारे कोड की वजह डाली, ठीक है, यहाँ पे इसने मर्ज गलत कर दिया, कॉन्फ्लिक्ट आ गया, ये आ गया, वो आ गया। तो इस वजह से तो जब आपका लर्निंग का टाइम है, जब अपने प्रोजेक्ट्स आप खुद बना रहे हो, जब इस चीज़ों को करने का मौका मिल जाए तो अच्छी बात है, ठीक है भाई। तो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।